आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सलाम, नमस्ते। तीन ताल का 26वां एपिसोड लेकर के आ गए हैं। कोविड ही करूं, कोविड के उपाय बढ़ता ही चला जा रहा है। द्वितीय लहर ज्यादा तेज, ज्यादा प्रचंड है, तो फिर से सख्ती बढ़ाकर सावधानी रखें। और कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ हर शनिवार आज तक रेडियो पर सुने। तीन ताल, नया हफ्ता नया बवाल। 26वां एपिसोड चालू है। वाह जी वाह। ताऊ कैसे, जय हो। ताऊ कैसे हैं? मतलब कैसा रहा ये हफ्ता, क्या किया इस हफ्ते में? की हाईलाइट तो बहुत अच्छी थी कि कभी कोविड कही सके कहाँ थे। हमको जो है इंजेक्शन लेना था, पहला शॉट। हम एलिजिबल हैं, आप लोग यंगर हैं तो आप लोगों को ये सुविधा अभी नहीं उपलब्ध है। मैं चूंकि वयस्क वृद्ध हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, तो मुझे मिलने वाली थी वो सुविधा, मैं एलिजिबल था। नहीं, और मुझे तारीख मिल गई थी। सीनियर सिटीजन आप नहीं है। सीनियर सिटीजन का मतलब होता है फर्स्ट डिविजनर, 60% आप जो है सेकंड डिविजनर है, अभी 45 प्लस है। अब तो सीनियर ही होना है। तो मुझे तारीख मिल गई थी, मुझे वक्त मिल गया था, और वक्त के ठीक पहले मुझे सूचना भी मिल गई कि ऐसा है, आज नहीं अगले हफ्ते कभी। तो हमने इंक्वायर किया कि काहे भाई, क्या हो गया? तो बोला अरे वैक्सीन थोड़ा सा खत्म हो गया है ना, वैक्सीन की शॉर्टेज है जिसकी खबर हर जगह से आ रही है। अभी तमाम हमारे श्रोता जो है वो चेहरा नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो आह्लाद और आनंद और जो उद्दीपन ताऊ के चेहरे पे इस वक्त है ना, वैक्सीन ना लगवा पाने के बाद वाला। मैं बहुत खुश हुआ। मंगलवार को लगनी थी, वो फ्राइडे को हो गई, तो मैं खुश हुआ था। अब हो गया कि अगले हफ्ते, चूंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता। पहले बली ने बचाया, फिर अली ने बचाया। मंगल और शुक्र दोनों बच गए। मुझ पर तलवार चला दो भाई, सुई ना लगाओ। तो मैं बहुत खुश हुआ। पर एक जानकारी भी मुझे मिली कि वैक्सीन शॉर्टेज की जो बातें चल रही हैं, सभी राज्य कह रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। खास करके जो वो राज्य जो कि बीजेपी द्वारा शासित नहीं है, वहां से बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। लेकिन सरकार कह रही है कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है। अब चूंकि सरकार कह रही है तो ऑब्वियसली शॉर्टेज नहीं होगी। तो वैक्सीन है किधर, है ना? ये श्रोडिंगर्स कैट करके होता है एक कॉन्सेप्ट, हाँ, कि वो है भी और नहीं भी। बॉक्स के अंदर है, जीवित है कि मरो नरो व कुंजरो वाली स्थिति है। तो बहुत गजब है वो वैक्सीन की कमी है भी नहीं। अच्छा, ये कमाल था कल जब ताऊ को जिस वक्त ये फोन पे सूचना मिली कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से आपको आज टीका नहीं लगेगा, उस वक्त अश्विनी चौबे जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, वो हमारे चैनल पे लाइव थे और कह रहे थे कि ये बात एकदम बेबुनियाद है और विपक्ष की साजिश है कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो वाली स्थिति एकदम थी। दोनों एकदम सापेक्ष चल रहे थे और हम कह रहे थे कि ये कमाल है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से, ये फकीरी कहाँ से लाते हैं सब लोग। बहुत रंगरेज देश है हमारा बाबू, बहुत रंगरेज देश है। तो ताऊ के जीवन की इस हफ्ते की ये घटना रही। बाबा, आपका कैसा बीता ये? हमारा हफ्ता ऐसे ही असमंजसों में बीता, और हम देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद वाली स्थिति में हो गए हैं। हमारा घर की एक पूरी दीवार जो है वो कांच की है और वहां से बहुत दूर तक दिखाई देता है। पहले तल्ले पे मैं रहता हूँ, तो एकदम जयशंकर प्रसाद का काव्यात्बोधन जो है वो दिख रहा होता है कि एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, है ना, एक विरल था एक सघन, एक तत्व की ही महानता कहो उसे जड़ या चेतन ना। तो मैं तो अभी कोविड की जो अवस्था है, और जैसे जैसे ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए वाली स्थिति में हूँ कि कोविड अपने नंबर बढ़ा रहा है और हम लोग जो है चिंता के श्यामवाणी सागर में, यमुना में हम उतने ही गोताबान होते जा रहे हैं। वो कैसा बीता पूछने पे आपने कविता का एक जिक्र किया, तो एक कविता मुझे भी याद है। वाह वाह वाह। उसमें बीता कैसा बीता वाला ही भाव है अशोक वाजपेयी की, कि उस क्षण तक जीने देना जब मैं और वह प्रियंवदा एक डूबते पोत के डेक पर सहसा मिले, दो पल तक ना पहचान सके एक दूसरे को, फिर मैं पूछूं कहो तुम्हारा जीवन कैसा बीता, मेरा आपका कैसा रहा, मेरा
और बोथ डूब जाएं। टाइटैनिक, वाह, कितना टाइटैनिक के डेक पे ये बात जो है लियोनार्डो डिकैप्रियो कह रहे हैं। हाँ, तो आज अशोक जी की खूबी है कि वो इतना दुनिया हाँ, घूमे हैं कि वो बहुत सारी छवियां, एक तो जिसके हाथ में दो लोगों के कुर्तों का पांचा हो, अभी दोनों नहीं रहे लेकिन दुनिया देखनी अशोक वाजपेयी ने इन दोनों के कुर्ते के पांचे पकड़ करके शुरू किया, कुर्ते के कोने पकड़ के शुरू किया। उनमें एक नाम है अज्ञेय का और दूसरा नाम है रजा का, पेंटर बाबू। और दोनों ही एक पैर बाहर रखने वालों में रहे हैं कि घूमते रहें, देखते रहें। तो वाजपेयी जी का इस तरह का निर्मल वर्मा वाली श्रेणी का होना जो है वो सहज स्वाभाविक है। हालांकि इस पर हमें कभी चर्चा करनी चाहिए। कहते हैं कि पश्चिमी साहित्य से प्रेरित छवियां और उसका एडॉप्शन और उस तरह के साहित्य की रचना क्या का जो श्रेय है वो निर्मल वर्मा को जाता है। मुझे लगता है कि ये बड़ी बहस का विषय है और मैं इसका श्रेय देता हूँ निर्मल वर्मा से पहले राहुल सांकृत्यायन को। और मेरा मानना है कि रघुवीर सहाय ने भी इसमें काफी अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि शैली के मामले में निर्मल वर्मा ज्यादा एडॉप्टिव थे, लेकिन अदब में फैज पैदा करने के लिए पहले मजाज चाहिए होते हैं। पहले मजाज आते हैं, वो जमीन बनाते हैं और उस पर फैज पनपते हैं। खैर इस पे फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। जमीन समतल करने के लिए मजाज चाहिए। तो आज तीन ताल में जिन विषयों पे बात होगी मैं एक बार उसका जिक्र भर कर देता हूँ। बाकी जरूरी नहीं कि उन्हीं पे टिके रहेंगे, हम तो बहकते रहने के लिए ही कुख्यात हैं। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग का मौसम लौट आया है और हम लोग आज जब शनिवार को ही ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक मैच हो चुका है और एक आज शाम को होना है। जब शायद आप लोग आज सुनेंगे तब दूसरा मैच भी हो चुका होगा। तो आईपीएल पर बात होगी। कोरोना वायरस भी इस बार लौटा है, तो क्या वो ऐसी स्थिति में लौटा है जब पैनिक कम है और इस बार खतरा ज्यादा है, और क्या प्रशासन की ओर से आड़े तिरछे फैसले लिए जा रहे हैं, इस पर बात होगी। ईवीएम क्यों भटकती रहती है उम्मीदवारों के यहाँ, ये मिसरा भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुकम्मल हो पाता है या नहीं सुनकर बताइएगा। माशाल्लाह। और मेडिकल साइंस की भाषा और उसमें अस्पष्टता पर बात करेंगे, क्योंकि अदालत ने कहा है कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स जिनके आधार पर बेल मांगी जाती है, जमानत मांगी जाती है, वो थोड़ी स्पष्टता से, थोड़ी सफाई से लिखी जानी चाहिए। लेकिन एक स्वीकारोक्ति है उससे पहले। जो लिसनर्स हमें रेगुलरली सुनते रहते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पर भी, उनका कहना है कि जिन विषयों पर हम तीन ताल में बात करते हैं उसके अगले हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में रियल लाइफ में वो कहीं ना कहीं दिखने लगता है। कोई ना कोई बिंब जो है वो घट जाता है असल जीवन में। जैसे कि पिछली बार गोत्र और चोटी पर बात हो रही थी, शिखा पर, तब ताऊ ने दो शब्द कॉइन किए थे, चुटियापंथी और चोटियापा। और देखिए कि क्या इत्तेफाक है कि इस हफ्ते ये शब्द मिलते जुलते शब्द कुछ दूसरे कारणों से चर्चा में आ गए। आनाई चुटियापा हो गया। इसकी सघन जांच होनी चाहिए वैसे। हाँ। क्या संबंध है, जैसे आईपीएल और कोरोना के बीच में क्या संबंध है कि आईपीएल आता है तो कोरोना भी आ जाता है। हाँ, टाइटल पे भी हमने बात की थी और उसकी भी एक झलक दिखी जब प्रधानमंत्री अभी पश्चिम बंगाल में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुलेआम मुसलमानों के वोट मांग रही हैं और उन्हें एकजुट करने के लिए मनुहार कर रही हैं, लेकिन उनको कोई चुनाव आयोग का नोटिस नहीं गया। और इसके आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ और बीजेपी को वोट दो तो हमें चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। ब्रैकेट में ये भी था, पर हम ऐसा कह नहीं रहे होते, ये बात ब्रैकेट में थी, अगर हम ऐसे कहते। ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे अमानुतुल्लाह खान ने अभी हाल में कहा था कि वो जो नरसिंहानंद है उनका सिर काट देना चाहिए, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए पुलिस कार्रवाई करे। हाँ, बहुत जबरदस्त लोग हैं ब्रैकेट वाले। ये वैसे मोदी जी बहुत ज्यादा प्रेरित हैं ममता से, क्योंकि ममता ने ही इस शैली के वाक्य को सबसे पहले इस चुनाव में उतारा कि गोत्र तो मेरा शांडिल्य है लेकिन मैंने माँ माटी मानुष बताया। तो ये वही से एडॉप्टिव बिहेवियर है। हाँ। वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ पर खुद को भारतीय पहले मानता हूँ। हाँ, तो वो अब्बास कमर का एक शेर है कि जो बात इशारों में है बातों में कहाँ, बातों के भी अंदर से इशारे निकल आए। आज ही की एक घटना है, प्रशांत किशोर का
एक ऑडियो वायरल होने का दावा किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है, और वो एक ऐप है ऑडियो की, क्लब हाउस। वहाँ कुछ पत्रकारों से एक बातचीत कर रहे थे, और आरोप ये है कि उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और अमित मालवीय जो कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने उसको सार्वजनिक किया है। हाँ, उन तक वो पहुंचा, अमित मालवीय हाँ, तक, और फिर अमित मालवीय ने उसे जनहित में जारी कर दिया है। जारी किया है। और उसमें ये है कि प्रशांत किशोर एक तरह से हार मानते हुए से नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे वोट शिफ्ट मोदी की ओर जा रहा है, मोदी के नाम पर वोट जा रहा है, हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा है। हाँ, तो वो एससी की बात कर रहे हैं कि एससी वोट, मथुआ वोट और हिंदू कंसोलिडेशन, मोदी की पॉपुलैरिटी, इन सारे पहलुओं पे वो चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी की भी स्वीकारोक्ति उसमें है। इसमें ब्रैकेट में क्या है बाबा, इस खबर के ब्रैकेट में क्या है? इसके ब्रैकेट के बाहर और अंदर एक ही चीज लिखी है, खेला होबे, है ना। तो जो खेला होबे कह रहे थे उनके साथ खेला हो गया। प्रशांत बाबू कह रहे हैं एक चीज की पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखाते, है ना, पूरी बात बताओ, क्योंकि उसमें मैंने यह भी बोला है कि ममता जीत रही हैं। यही ब्रैकेट में वो हर आदमी दोनों बात कह रहा है, डुअलिज्म है। तो सबसे बड़ा टेक अवे इसका यही है कि ये हाल फिलहाल की चुनावी ऑडियो परंपरा का पहला टेप ऐसा है जिसमें कि जिसके आवाज होने का दावा किया गया है उसने बहुत जल्दी ही, मिनटों में ही इसकी पुष्टि कर दी कि हाँ ये आवाज उसी की मेरी ही ना। वरना बाकी सब लोग कह देते हैं कि नहीं ऑडियो से खेला गया, भले ही लाइव हो आवाज, लेकिन कह देते हैं कि नहीं वो टेम्पर्ड है। लेकिन इन्होंने वो टेम्परिंग वाली बात नहीं कही है। इन्होंने कहा है कि भाई साहब पूरा दिखाइए आप। तो ये भी साफ हो गया इससे कि क्लब हाउस भी सेफ नहीं है। हाँ, तो दीदी ने भगवा साड़ी पहनी और हरा ब्लाउज, और आपने केवल ब्लाउज की आस्तीन दिखा के कह दे देखिए हरा पहन के घूम रही हैं। अब दीदी कह रही पूरा दिखाओ, पूरा फ्लैग दिखेगा। तो वो वाली स्थिति हो गई है। और ये जो क्लब हाउस है ना, ये iOS पे ही चलता है, मतलब ये एंड्रॉइड पे अवेलेबल नहीं है। तो सर्टेन क्लास के लोग ही उपयोग में ला सकते हैं, जैसे वो भी इनविटेशन बेस्ड है। खास करके जो पत्रकार हैं, जो संघर्षशील पत्रकार हैं, और जो वामपंथी पत्रकार हैं, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, उनके पास, सबके पास आईफोन है। ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा था, ये जो क्लब हाउस था, इस क्लब का नाम था ब्राइट विंग, है ना। कितने ब्राइट हैं ये लोग, आप ये सोचो कि पब्लिक प्लेस में जाकर कितने ब्राइट है कि डार्क साइड ऑफ मून हो गया इनके साथ। गप्पे लड़ा रहे हैं, और कुछ के टोन ऐसे हैं जैसे वो राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा हों, पत्रकार कम हों, प्रशांत किशोर जैसी भूमिका में हों। प्रशांत किशोर तो खैर एक पार्टी के लिए या किसी पार्टी के लिए ठेके पे काम करते हैं, उनका तो फर्ज बनता है। बाकी लोग इस तरह की भाषा का उपयोग करें और इतने, हाँ, मुझे लगता है कि आज हम लोग प्रशांत किशोर पे बात करनी चाहिए। ये सब तो लंतरानी चलती ही रहेगी, चुनाव में, कई चुनावों में होता रहा है। प्रशांत किशोर पीके क्या है, इस पे बात होनी चाहिए। पीके क्या है, देखिए, लेकिन प्रशांत किशोर का मानना पड़ेगा कि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद राजनीतिक रूप से इतने मजबूत हैं कि जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, और सभी दलों के लिए काम करते हैं। और ठेके पे इलेक्शन जिताने का जो धंधा है वो, उसको उन्होंने फॉर्मलाइज किया है। पहले भी शायद ठेके लेते होंगे लोग, पर ठेके पे इलेक्शन जिताने की बात, मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पे दिए जा रहे हैं। पीके का जो, अगर उसको अनुवाद किया जाए उनके चरित्र को राजनीति में, तो पीके का मतलब हुआ प्रोफेशनल खिलाड़ी। राजनीति खिलाड़ियों का अड्डा रहा है, लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं रहे। पॉलिटिकल खिलाड़ी रहे, सब प्रोफेशनल नहीं। सब पॉलिटिकल खिलाड़ी रहे, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती थी सबकी। ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। ये आईपीएल और मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइप का मामला है। इसमें फ्लैग से बंधे हुए नहीं है, किसी देश से बंधे हुए नहीं है, किसी जर्सी से बंधे हुए नहीं है। जो जितना लगाएगा वो उतना पाएगा। आज सीएसके के लिए बैटिंग कर रहे हैं, कल मुंबई इंडियंस के लिए भी कर सकते हैं। हिंदी के पाठकों के लिए मैं बता दूं कि शहर के मशहूर छगन हलवाई, जो कभी शर्मा जी के यहाँ खाना बनाते हैं मुंडन पे, और कभी तिवारी जी के यहाँ तिलक संभालते हैं, और कभी जाकर के वो फलाने सिंह चौहान या ढिमकाने सिंह भदौरिया के यहाँ जाकर के वो शादी का खाना बनाते हैं। तो वो वाला मामला है कि जो उनको हायर कर सके, 1 रुपए में हायर हो जाते हैं। तो बहुत कमाल की सुंदरता है उनकी। और ईश्वरनाथ रेणु के लिए हम सुनते थे कि वो 1 रुपए में नौकरी करते थे बीएचयू में, लेकिन बहरहाल
वो लेकिन अलग अलग आता टीमों रहता से है। बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन एक चीज है कि पिछले काफी समय से वो जब भी करते हैं बैटिंग करते एक ही टीम के खिलाफ है, दिल्ली कैपिटल्स। नहीं नहीं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में ऑलरेडी एक कोहली है, तो एक टीम में दो कोहली नहीं हो सकते हैं। हाँ तो भाई साहब को कोहली 2014 बनना है ना। 2014 में बहुत बड़ी बहस हुई कि कोहली कौन है, है कोहली, हाँ है ना। 2014 में इसके ऊपर तो ये मैनेजर वर्सेस मैनेजर हुआ, तो उन्होंने कहा सारी है ना, तो भाई हम जब अवसर दी ना तो तुम अपने आपका राजा समझ लियो, है ना। तो वो वाला मामला है कि बल्ही को कुर्सी दी गई कि कुर्सी को ठीक कर दो, सिंहासन को, तो उसने कुर्सी को ठीक किया, उस पर बैठ के देखा, उसको लगा कि हाँ हाँ क्वाइट कंफर्टेबल, गुड फॉर द किंग, है ना। तो उससे कहा कि बैठाया है, बनाया नहीं है, उठो। तो 2014 में बहुत क्लियर हो गया था, मैनेजर वर्सेस मैनेजर। तो इस वजह से अब यही हो गया है कि भाई ये एक टीम में नहीं जा सकते हैं, बाकी किसी भी टीम में रह सकते हैं। तो ये जो तैयारी कर रहे हैं वो पोस्ट मोदी एरा की कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अपनी राजनीति, स्वतंत्र राजनीति के लिए? पता नहीं अब ये कौन सी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति की तैयारी पीके कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीके की कोई राजनीति नहीं है। तो जिसका स्कूल में एडमिशन नहीं है वो कैसे आप समझते हैं कि ऑनर्स में डिग्री लेके निकलेगा, है ना। वैसे अब मुझे लगता नहीं कि ऐसा रहा है कि उनकी पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे आप देखें तो शेप ले रही है उनकी, पिछले 2-3-4 साल अभी से। भी नहीं ले पा रही। उन्होंने ऐसा बिहार में संकेत दिया था बिहार चुनाव से पहले कि उनकी पॉलिटिक्स है और वो शेप ले रही है, लेकिन वो शेप एकदम दिनकर जी की हिरोशिमा कविता की तरह हो गई कि छायाएं मानव जीवन की मिटी नहीं लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए, है ना। तो सारी की सारी राजनीति बिहार चुनाव से पहले जो उन्होंने बनाई थी बहुत रच बस के, वो भाप में कन्वर्ट हो गई। तो पर उनके सामने अब रास्ता नहीं है। वैसे पीके का जो सब्जेक्ट भी है ना, वो सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। उनका सब्जेक्ट है एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब ये सब्जेक्ट है नहीं भाई साहब। तो उन्होंने बोला है कि वो ये ठेके वाला धंधा छोड़ देंगे अगर बीजेपी 3 अंक छू लेगी, है ना, 100 क्रॉस कर जाएगी, तो मैं 100 पहुंच जाएगी तो मैं ये धंधा छोड़ दूंगा ठेके वाला। और खुद ही उनकी बातों से लगता है कि बीजेपी शायद क्रॉस कर जाए, तो उनके पास राजनीति में आने के अलावा कोई चारा नहीं बचता अगर अपनी बातों पर अडिग रहते हैं तो। एक और चीज जो उनके बारे में कही जाती है कि ये स्वयं में कोई बहुत चमत्कारिक गणित लेकर के समीकरण बदल देने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन जहां जहां विपक्ष जीत रहा होता है वहां तो वो चले जाते हैं लड़ने और वहां जितवा देते हैं, लेकिन जहां विपक्ष के लिए बहुत अनुकूल माहौल नहीं होता वहां कुछ नहीं कर पाते। उससे अलग थोड़ा जाकर के मैं कहूंगा, आपको याद होगा यूपी के लड़के जीत रहे थे, यूपी के लड़के कमाल कर रहे थे, उस समय वही संभाल रहे थे, और बीच में उन्होंने छोड़ दिया था मैदान, और परिणाम जो हुआ वो आपने देखा। एक गलती हम सभी करते हैं, पत्रकार बहुत करते हैं, ये अरिथमेटिक में बहुत घुस जाते हैं, परसेंटेज, नंबर, ये वो। आदमी जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण काम रीजन से नहीं करता, लॉजिक से नहीं करता। कोई भी महत्वपूर्ण काम नॉर्मल चीजों में गणित लगा लेता है वो, प्रॉफिट लॉस का हिसाब, पर कोई बड़ा काम गणित से नहीं होता है, अरिथमेटिक से नहीं होता है, और रीजन लॉजिक से नहीं होता है। तर्क वहां पर काम नहीं करते। इलेक्शन एक बहुत बड़ा काम है, वो आपके एक राइट के एक्सरसाइज का मामला है। वहां पे आदमी इमोशन से काम लेता है। आप बिया जो है गणित से नहीं करते, आप बच्चों का भविष्य गणित के हिसाब से नहीं करते, आप करते भी हैं तो बच्चे उसको गणित के हिसाब से होने नहीं देते, है ना। गणित जो है वो बहुत ही रूखा सूखा, क्या होता है, साइंस पढ़ पढ़ के यहाँ पे ना सबको आईआईटी और डॉक्टर बनाने के चक्कर में हमने ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया। ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है ना, उसको पढ़ने के बाद आदमी को पता चलता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है लाइफ और कितना कॉम्प्लेक्स है डिसीजन मेकिंग। आप किसी गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी से दिल से पूछो कि आप वोट किसको देते हो, किस आधार पर। लोग क्या पूछते हैं पत्रकार, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे होंगे। ये सब बकवास क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब, मैं समझता हूं मजबूरी लोगों को पूछने की, पर मुद्दों के आधार पर वोट नहीं होता, गणित के आधार पर, फायदे नुकसान के आधार पर वोट नहीं होता। वोट एक इमोशनल डिसीजन है, और इमोशनल डिसीजन जब होता है तो इमोशन बहुत टाइम पे बन जाता है, और बन चुका होगा वहां पे भी लोगों का। ये लोग जो गणित वाले मास्टर है ना, ये भी समझते हैं इमोशन का भाव, इसीलिए शायद वो उन पक्षों के साथ ज्यादा के साथ लग जाते हैं जो जीतने वाले होते हैं। जो आवाज होता है उनका, हवा कैसी चल रही है, हवा क्या होता है, हवा इज इमोशन। और वही अभी देखो, उनको लग रहा है कि हवा बदल गई है तो शायद उन्होंने खेमा भी बदल लिया हो,
मैं बोल नहीं रहा हूँ, पाला नहीं बदल रहा हूँ, पर बाबा से सुबह जो है इस पर थोड़ी सी बिल्कुल, चर्चा हुई, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। यही था, उसमें मुझे शक था और बाबा ने भी शक जाहिर किया, हो सकता है कि खेमा ही बदल लिया हो। बीच युद्ध बिल्कुल। में कई बार ऐसा होता है कि सेनापति जो है वो लड़ किसी और तरफ से रहे होते हैं और लड़ाई किसी और की तरफ से हो रही होती है उनके मन में। और पीके के मामले में फैज की एक लाइन है, उनका असेसमेंट जब भी होता है तो मैं सबसे कहता हूं कि फैज की ये लाइन जो है, यही चैलेंज है। अगर पीके इसके लिए कुछ कर पाते या इसको कहीं पे संभाल पाते तो मैं मानता कि हाँ, तुम बहुत बड़े मैनेजर हो, चाणक्य हो, एथी हो, है ना। वो लाइन है कि जलवागाहे विशाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने। एक शेर में मार देता हूँ हाँ। कि ये सियासत का मैकदा है बना, ये सियासत का मैकदा है बना, जो भी निकले यहाँ से पीके निकले। इस सीजन में हर आदमी पीके है, हर आदमी के दिमाग में गणित चल रहा है। एक आखिरी सवाल इसमें ये है, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं, कि एक जो हम शुरू में बात कर रहे थे इशारों वाली, कि कई बार कहते कुछ हैं और उसका इशारा कुछ होता है। पीके भी जो बात कर रहे थे उसके भी इशारे खोजे जा रहे हैं कि वो क्या वो हार का स्वीकार था या वो एक काट छाट कर पेश की एक गई लाइन जो तुमने अभी बोली ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीके जो बात कर रहे थे पीके जो बात कर रहे थे उस बात का भरोसा ना करो। नैनो की मत मानियो, नैना ठग लेंगे। एक ये कम्युनिकेशन के स्फेयर में शायद ये सवाल चला जाए, इसलिए मैं इसको पूछने का मुंह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। बात कुछ होती भी है या बात हर बार सिर्फ एक इशारा होती है, या सब कुछ इशारा ही होता है और इशारे में भी कुछ और बात होती है? मतलब बात और इशारे के बीच में कोई ऐसा क्लियर डिस्टिंक्शन है या हाँ, हर बात एक इशारा है? हर बात की एक ज्यामिति होती है। जैसे किसी भी तार से बहती हुई विद्युत, अगर उसमें ऊर्जा का संचालन हो रहा है, आपने अगर फिजिक्स पुरानी ध्यान हो, तार से अगर बिजली जा रही है तो उस बिजली वाले तार के प्रवाह के चारों तरफ एक चुंबकीय ध्रुव बन जाता है, एक उसका क्षेत्र बन जाता है। हमेशा बात जो है, क्योंकि लिपि बात जो कही जाती है, जो शब्द हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, जो भाषा है, उसमें जब भी आप कुछ कहते हैं तो दरअसल वो एक प्रवाह की तरह है। और वो प्रवाह दिमाग में कैसे कंसीव होता है उन बिंबों के माध्यम से। तो बात जब भी कही जाती है उसके साथ बहुत सारे बिंब साथ चलते हैं जो दिखाई नहीं देते। ये कम्युनिकेशन की थ्योरी है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ होता है। जब भी बात कही जाती है तो बात के साथ बहुत सारी चीजें खुद ब खुद बिंब लेती चली जाती हैं। जैसे कोई किसी को कह दे कि तुम एकदम चुटियापा करते हो, तो चुटियापा की इतनी सारी पूर्व से प्रतिष्ठित छवियां हैं, उस चोटियापा की इतनी सारी पूर्व प्रतिष्ठित छवियां हैं दिमाग में कि व्यक्ति हमेशा उसको उस कलेक्टिव भाव से देखता है, उस समग्रता से देखता है। और यहीं से वो कम्युनिकेशन की पूरी थ्योरी चलती है कि इवेंट ई का जो प्रसार है वो E1, E2, E3, En तक होता है। N टाइप्स ऑफ इमेजेस पीपल कंसीव व्हेन इवेंट E हैपेंस। तो ये बहुत क्लियर है कि आप उसको लिख के कहें, आप बोल के कहें, या आप एक तस्वीर से दिखाएं। संवाद, बात, भाषा हमेशा बहुत सारे संदेशों को अपने साथ लेके चलती है। नाव चलती हुई दिख सकती है, लेकिन दरअसल नाव नहीं चल रही है, पूरी नदी चल रही है, नाव भी चल रही है। मुझे विनोद कुमार शुक्ल याद आ गए। आज बड़ी काव्यात्मक चल रही है शनिचर की सुबह। और कभी कभी ये होता है कि जो बात आपको वो सुननी चाहिए जो कही नहीं गई, ये बहुत जरूरी है। बहुत हर वार्तालाप में ये होता है कि कुछ बातें कही नहीं जाती। अगर आप सुन सकते हैं जो कही नहीं गई तो आप पहुंच गए वहां जहां आपको सुनाई देने लगा है। आवाज तो हद तक सबकी सुनते हैं। ये अमरोहे के थे ना जॉन? हाँ, जॉन ने कहा था। हाँ, बात कही बात नहीं सुनी गई। बात कहने की थी तो कह दी, वरना कोई बात नहीं। वरना वैसे वो अजीज मियां का भी तो है, आपसे एक बात कहनी थी
छोड़िए छोड़िए खैर, कोई कोई बात बात नहीं, मैं शराबी। क्योंकि शराब पे बहुत ध्यान देते हो आजकल। नहीं नहीं, मैं तो सुनता हूँ बस, हाँ, कानों से पीता हूँ। जब से सरकार ने बाहर कर दिया है अपने आप को ठेकों से, तुमने उन्हें लपक लिया है। तो अगली चर्चा का जो अगला हिस्सा है वो आईपीएल के बारे में है। 10 दिशाओं में आगे आईपीएल की की चर्चा हम चर्चा है। पी के नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, पी के नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव बंगाल में है तो खाबो पीबो ना। আমি খাচ্ছি। हाँ, वहां पे शराब भी खाया जाता है, मौत खाबे। तो आईपीएल जो है 50 दिनों तक चलेगा और फाइनल मुकाबला 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ताऊ, आप मतलब देखते हैं आईपीएल? कोई लगाव है आपका? कोई फेवरेट टीम, फेवरेट खिलाड़ी वगैरह? क्रिकेट में मैं एक ही चीज देखता हूँ, वो है आईपीएल। उसका कारण आप समझ गए होंगे, छोटा होता है और निपट जाता है। एक सीजन आता है, सीजन खत्म, आईपीएल खत्म। पहली बात। दूसरी बात, मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है वैसे, फेवरेट खिलाड़ी हैं। जैसे धोनी की टीम को मैं अपनी टीम मानता हूँ, है ना, क्योंकि धोनी मेरे राज्य का है। तो बस ये एक रीजनलिज्म है मेरे अंदर कि वो चाहे तमिलनाडु से खेले, मतलब चेन्नई से खेले कि मुंबई से खेले, अभी वो चेन्नई में ही है तो एक तरह से मैं चेन्नई का सपोर्टर मान लो। पर वैसे कोई खास लगाव नहीं है। मैं तो बस रन देखना चाहता हूँ बनते हुए, एक खुशी होती है मुझे। हाँ, कोई भी बनाए, है ना, कोई भी बनाए, वो बिल्कुल एक बचपन से है कि अगर गेंद आई तो उसको जो भी हाथ में डंडा गिल्ली जो भी हो उससे लगा देना है, दूर तक जाए। बस वो बात, बॉल निकली है तो फिर दूर तक जानी चाहिए। बस इतना ही है मेरा उससे लगाव। मनोरंजन के लिए देखता हूं मैं, खेल को उतना समझता नहीं, उतनी रुचि के साथ नहीं देखता, उतनी टेक्निकली नहीं देखता, मैं इमोशन के साथ देखता हूँ। यहाँ पर फिर वही बात करूंगा, मैं गणित के साथ नहीं देखता। मुझे पता नहीं कौन कितने करोड़ में बिका, किसके कितने पॉइंट हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, उतना हिसाब नहीं रख पाता, मेरे पास वक्त भी नहीं है। पर मैं एक रूटीन सा था कि शाम में आया घर आईपीएल के सीजन में तो थोड़ी देर मैच देखता था, और अगर रन बन रहे हैं और आईपीएल में रन बनते हैं तो मुझे मजा बहुत आता था। बाकी मैं समझता हूँ ये खेल का एक व्यापारीकरण है और बहुत सारे पैसों का खेल है ये एक्चुअली, गेंद और बल्ले से ज्यादा। तो भाई उनको मुबारक जिनके बन रहे हैं। बाबा, आप देखते हैं? हाँ, हम तो कई बार वो कहानी सुना चुके हैं, कहानी दोहराएंगे नहीं कि क्रिकेट से मोह भंग वाली। लेकिन आईपीएल में खास तौर पे नहीं देखता हूँ। बाकी दिन क्रिकेट अगर दिख जाए तो 5-10 मिनट चोरी से देखा जा सकता है। जैसे तलाक के बाद भी पत्नी या पति याद आते हैं, उस तरह से कभी कभी देख लेता हूँ क्रिकेट। लेकिन आईपीएल एकदम नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये बिके हुए घोड़ों का जुआ खेलना मुझे पसंद नहीं है। ये आपने एक बार पहले भी कहा था शायद। हाँ, तो इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जो खेल रहे हैं वो खेलते रहें, जो बचे हुए हैं वो बचे रहें। ये नशे की तरह हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब बंदी होनी चाहिए, जो पी रहे हैं वो पीते रहें, जो नहीं पी रहे हैं वो ना पिए, तभी अच्छा है। और उसमें आईपीएल में अपनी बहुत रुचि नहीं है। बस यही है कि जब मैं दूर से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे यही दिखाई देता है कि क्या हो रहा है और कैसे एक साथ हो रहा है। सापेक्षतावाद हमेशा मेरे चयन का और समझने का एक कारण रहता है। तो एक तरफ मैं देख रहा हूँ शमशानों में लगी हुई भीड़, एक तरफ मैं देख रहा हूँ बेड के लिए कतार लगाए हुए लोग, एक तरफ मैं देख रहा हूँ वैक्सीन के लिए बेचैन होते लोग, एक तरफ मैं देख रहा हूँ मजदूरों का, छात्रों का, बच्चों का असमंजस, काम कमजोर होता हुआ, और दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है भूख से रोते इस घर में बजता हुआ एक झुंझुना। पूरा घर भूखा है और एक झुंझुना बज रहा है ताकि बच्चों का ध्यान बटे। तो मेरे लिए ये छवियां बहुत कंट्रास्ट हैं, बहुत भयंकर कंट्रास्ट हैं, और इनकी सुग्राह्यता इसलिए मेरे लिए नहीं हो पाती है ना। पर बाबा, जीवन में दुख संताप तो हमेशा ही रहता है। और भी दुख हैं जमाने में आईपीएल के सिवा। नहीं, ये तो सुख की बात है। तो भैया, अब वो एक गाना हमारे कभी एक जमाने में मेरे फोन का कॉलर ट्यून होता था, लोग कहते थे बहुत मातमी गाना आपने लगा रखा है हम लोगों के लिए कि या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। तो लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। हाँ, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न। आईपीएल
मगर क्या कीजिए। मगर क्या कीजिए। क्या बात है, सब कर दिया एकदम फैज के साथ। हाँ, यही है, मुझे लगता है कि लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा होता रहा है और होने में कोई बुराई नहीं है। मैं जब सोचता हूँ कोलेरा जब बोलते हो आप, तो मुझे याद आ जाता है मेरा पिछला हफ्ता, और फिर मैं लगता है कि मुझे लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा होता कैसे था, बंदे को इतनी बार अगर दौड़ना पड़े। हाँ, तो ये, हाँ, ये तो विचित्र है कि एनीवे, गैब्रियल ऐसे, गार्सिया मार्केज हमें माफ हाँ, करें। हाँ, हम उनके उनके महारचना को जो है इस स्तर पे ले आए हैं। लेकिन ये विचित्र है और ये सब चीजें साथ होती रही हैं। मतलब एक शहर जलता रहा है और एक व्यक्ति बांसुरी बजाता रहा है, ऐसा हुआ है इतिहास में, ऐसा अभी भी हो रहा है। और ये सही हुआ कि गलत हुआ, इसकी व्याख्याएं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना वाली स्थिति है। तो जो दूसरा पक्ष है इस कहानी का, जो आप कह रहे थे कि लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए वाली जो बात है, जो स्याह पहलू है इस समय हमारे आसपास का, वो कोरोना वायरस है, उससे उसके संताप, उससे होने वाली मौतें, उस पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं। रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 1 लाख से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आज ऑलमोस्ट 1.5 लाख केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। अभी शनिवार को जब हम लोग बात कर रहे हैं, आनन फानन में सरकारी मीटिंग्स हो रही हैं, वैक्सीन शॉर्टेज की भी खबरें हैं, अभी हम शुरुआत में बात कर ही रहे थे। उससे पहले मगर ये कि ताऊ, ये जो नाइट कर्फ्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोरोना की रफ्तार कैसे कम कर सकता है? मतलब मैं सोचा करता हूँ कि क्या, मतलब कि इस बात में क्या कुछ सेंस है कि दिन में सब कुछ खुला है और रात में सब बंद है, और इसकी वजह से कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है? देखो, इसमें बहुत एक चीज में इसमें सेंस देखता हूँ, हालांकि लॉजिकल नहीं लगता है, पर इसमें एक सेंस दिखता है। वो ये है कि लेट द हेयर डाउन होता है ना, वो इवनिंग में होता है। ये हकीकत है कि दिन में लोग काम कर रहे थे, काम बंद करने का नुकसान हम भुगत चुके हैं, हमारी अर्थव्यवस्था उसको झेल नहीं सकती। तो काम भी चलता रहे, और जो शाम में लोग यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट में यहाँ पार्टियां करते थे, क्लबों में जाते थे, अगर वो बंद हो जाता है तो फर्क पड़ता है। एक दूसरा पहलू इसका ये है कि आप जो हमारी व्यवस्था है ना, उसको भी तो टाइम देना पड़ेगा। जैसे इन्फोर्स करने वाले लोग दिन में जो है मास्क पहना है या नहीं पहना है, आप वो दिन भर कर रहे हैं, फिर रात में भी किसी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी इसके लिए कि वो पुलिस वाले या जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी ड्यूटी आप कहाँ कितने घंटे लगा सकते हो। तो उस लिहाज से भी अगर थोड़ी देर के लिए आराम हो और लोगों को ये कहा जाए कि कर्फ्यू है, आप अपने घरों में रहें, तो उससे फर्क पड़ता है। हमको इसको सीधे निगेट नहीं करना चाहिए। हालांकि इलॉजिकल लगता है कि यार लोग कहते हैं क्या रात में कोरोना नहीं घूमेगा, दिन में नहीं घूमेगा, रात में ही घूमेगा क्या? ऐसा नहीं है, पर कुछ एक विराम लगना एक वक्त पर, उससे जो तंत्र है हमारा एनफोर्समेंट का, उनको एक आराम का टाइम मिलता है, वो कम लोगों को ड्यूटी पर रख सकते हैं, है ना, पहला। और दूसरा ये कि काम बंद करने की स्थिति में हम हैं नहीं। हालांकि हालत ऐसी हो गई है कि आपको लॉकडाउन करना पड़े, पर मेरे हिसाब से देश में एक तरह से सहमति है सभी में कि हम पिछली तरह का हार्ड लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि हम फिर मर जाएंगे। हम ऐसे ही बहुत पीछे चले गए थे और होप था कि इस साल हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी। अगर हम फिर 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए बंद कर दें तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी तो सबकी, मतलब मैं हमेशा जिम्मेदारी लोगों पे थोपने के विरोध में रहता हूँ कि सरकार क्या कर रही है, पर यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम जरूर इस बात का ख्याल रखें कि अब ये हमारे देश में पिछले साल नहीं हुआ था जिस तरह के केसेस इस बार हो रहे हैं, तो उससे ज्यादा है। और लापरवाही पिछले बार हमने चाहे मजबूरी में किया हो, चाहे बंदी करवाया गया हो, पर हमने बहुत सारी चीजें मानी थी, उससे रोकथाम में मदद मिली थी। हमको उसका ध्यान रखना चाहिए कि इस बार अगर बढ़ेगा तो मुश्किल होगा। वैक्सीन पे तो बिल्कुल ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। वैक्सीन प्रभाव में आते आते, वैक्सीन लेने के बाद भी, दोनों डोज लेने के बाद भी आपको 90 दिन लग जाते हैं उसको असरकारक होने में। आप उस लिहाज से देखो तो 3, 4, 5 महीने, अगर आपने वैक्सीन लगवा भी दिया, सबको लगा दिए, तो भी 5 महीने का वक्त, 3, 4 महीने लग जाएंगे। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो मैं तो बस मैं खुद अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। बाबा और मैं, हम दोनों का फोकस यही रहा है कि हम, न सिर्फ हम, बल्कि हम अपने साथियों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने साथी, जो हमारे बहुत कम लोग आ रहे थे दफ्तर में साथ में काम करने के लिए, वो अब नहीं आएंगे 15-20 दिनों के लिए। बाबा और मैं आएंगे, पर हम लोग अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं ना। बहुत सारे लोगों के की ऐसी सिचुएशन नहीं हो, बहुत सारे लोग जैसे बाबा अकेले रहते हैं पूरे घर में, तो वो अपने आप को सुरक्षित, अकेलापन है
लोग मित्र जो आते हैं, इनकी मंडली जो होती है, वो शायद नहीं रहे, पर वो सुरक्षित तो हैं। इस बात का तो भरोसा है ना कि वो सुरक्षित है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि भीड़ भाड़ के इलाकों में, अपने घरों में भी छोटी मोटी पार्टी भी ना करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाएं, कोशिश करें। सब हम मिलकर कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि ये जो नाइट कर्फ्यू है ना, सारा काम काज सब कुछ होते हुए भी एक संदेश तो देता ही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो आप यह बहुत महत्वपूर्ण बात बोली बाबा। हाँ, कि मैसेज क्या है नाइट कर्फ्यू से? इफेक्टिविटी चाहे कुछ भी नहीं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो 9 बजे के बाद घर नहीं निकलते हैं, कुछ लोग हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। समाज में सबकी हैसियत भी नहीं है कि वो रोज पार्टी करें। ऐसे समाज में जिसमें कि 25 तारीख के बाद 200 रुपया खर्चा करने की हिम्मत नहीं होती है लोगों की, है ना, तनख्वाह खत्म हो जाती है अगली तनख्वाह आने से पहले। तो ऐसे बाबा उस समाज ने कुछ नहीं किया है। हाँ, ये हमारे एलीट हैं, ये हमारे बड़े शहरों के नौकरी पेशा लोग हैं जिन्होंने ये संकट खड़ा किया। इस बार भी, पिछली बार भी उन्होंने किया था। लेकिन एक संदेश ये केवल एलीट को नहीं जाता है, ये संदेश जाता है सबको। नाइट कर्फ्यू मतलब सब कुछ सामान्य नहीं है, स्थितियां ठीक नहीं है, और ये उस तरह का है कि अगर नहीं मानोगे तो लॉकडाउन हो सकता है। तो ये एक तरह से चेतावनी वाला संदेश है। तो मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है कि संभल जाइए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, संभल जाओ, कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, संभल जाओ, नहीं मानोगे, नहीं संभलोगे तो ये लॉकडाउन तक जाएगा। तो एक संदेश लेकर के जाता है, और वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और फैसला आया पिछले दिनों जिसमें मास्क लगाने को लेकर के बात थी कि कार में जब आप बैठे तो मास्क लगाएं या नहीं लगाएं। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब आप भले ही कार में अकेले भी बैठे हों, पर चूंकि कार एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक स्पेस है, तो वहां पर आप भले ही अकेले बैठे हो, आपको मास्क लगा करके बैठना हो। उसी वक्त लोगों ने ये कहा कि कार तो पब्लिक प्लेस बता दिया आपने, जहां अकेला व्यक्ति भी मास्क लगा करके बैठेगा, नहीं बैठेगा तो उसका चालान कटेगा। और इसी समय तमाम प्रदेशों में रैलियां हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, भीड़ आ रही है, और नेता इस बात का श्रेय कुंभ हो रहा है, चुनावी कुंभ, जिसमें बहुत अच्छी बात है कि मुसलमानों का कोई कुंभ टाइप का मामला नहीं है। नहीं तो पता नहीं क्या होता। और बहुत समझदारी भरा फैसला सरकारों ने लिया कि अभी शब रात पे ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली में तो हमने देखा एकदम अंग्रेजों वाली तस्वीर दिखाई दी। रात में कब्रिस्तानों में एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई थी, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, और पहली बार ये तस्वीर देखने को मिली कि थोक के भाव अगरबत्तियां और मोमबत्तियां कब्रिस्तानों के दरवाजों के बाहर लगा दी गई थी, और वो बहुत ही ईसाई दृश्य था। तो गनीमत मानिए कि मतलब वो नहीं है, वरना कुंभ जैसी और पर्व परंपराएं अगर बाकी धर्मों की भी होती तो हम एक बार फिर से ये कह रहे होते कि तबलीगियों ने ये आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है दैनिक वाला। तो ये बड़ा अच्छी बात है, लेकिन ये एकदम सही है। और तुलसीदास जी इसको समझा के गए हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। एक आदमी जो 10,000 12,000 रुपया महीना की औकात रखता है, वो मास्क लगाए बगैर अगर रोड पे चले तो उसको इतना पेलो कि हाथ पैर ढीला हो जाए उसका, है ना। 2 जने लग के बगैर ये सोचे कि अगर वो कोविड वाला होगा तो उससे कितना संक्रमण उनको खुद हो सकता है, पगलाए के पी के रहे का, है ना। और वहीं पे आप देखिए कि इतनी पुलिस जो है लग करके एक नेता को बगैर मास्क के भाषण देने की अनुमति दे रहा है। वही अमला, वही वर्दी कैसे अलग अलग बरतता है चीजों को, नियमों को। तो और ये बहुत हास्यास्पद है। ये मतलब कोर्ट की आलोचना नहीं हो सकती है, लेकिन कोर्ट के निर्णयों की आलोचना हो सकती है। ये बेहुदा फैसला है वैसे। हाँ, और क्लियर बोल रहा हूँ। हाँ, अकेले गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति, है ना, आप ही पीवे, आप पिलावे, आप फिर मत वाला को क्या खतरा है भाई? इसमें 2 चीजें, एक नुआंस है बाबा। हाँ, एक ये है कि टेक्निकली आपकी गाड़ी अगर चल रही है सड़क पर तो पब्लिक प्लेस है टेक्निकली, पर हमको ऐसे टेक्निकली सब चीज देखना नहीं चाहिए। पर क्या है कि न्याय को बोलते हैं ना, अंधा होता है, आंखों पे पट्टी बंदी होती है। तो एक तो टेक्निकली यस पब्लिक प्लेस है, आप उसमें शराब नहीं पी सकते, आप उसमें कोई अश्लील कार्य नहीं कर सकते ये कह के कि मेरी अपनी गाड़ी है
तो मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। पर ये बात इस पे लागू नहीं होनी चाहिए। मास्क लगाना भी कठिन काम है, ये जरूरी नहीं कि आदमी एंजॉय करता है मास्क लगाना। मास्क अपने आप को बचाने के लिए लगा रहा है, अकेला है और खुद की गाड़ी चला रहा है। टैक्सी में ये लागू होता है। टैक्सी में अगर ड्राइवर अकेला भी है तो हो सकता है वो किसी से फोन पे बात कर रहा हो और उसके ड्रॉपलेट्स यहाँ वहां पड़े हुए हैं और अगला जो पैसेंजर आए नहीं, दो हो गए ना, कर जाए। टैक्सी में दो हो गए तो हाँ। वहां पे सही है। तो पर आप ऐसे अकेला आदमी अगर अपनी गाड़ी चलाकर कहीं जा रहा है, उसको मास्क लगाने पे मजबूर करें, जो शीशे बंद है, सब कुछ बंद है। बाय द वे, ऐसे भी माना जाता है कि ओपन स्पेसेस में कोरोना नहीं फैल रहा है। ओपन स्पेसेस को इसलिए बोल रहे हैं, पार्क वार्क बंद मत करो कर्फ्यू के नाम पे, लॉकडाउन के नाम पे, क्योंकि वो ओपन स्पेस है। प्रॉब्लम तो सिर्फ उन स्पेसेस में है जो कि क्लोज्ड हैं। जैसे आजकल के जो दफ्तर होते हैं उसमें खिड़कियां भी नहीं होती और एसी टाइप की चीजें होती हैं, तो सेंट्रलाइज्ड एसी होती है, उसमें ज्यादा खतरा है बनिस्बत इसके कि कोई ओपन स्पेस हो। अब ओपन स्पेस में आदमी अपनी गाड़ी में अकेला बैठा है, मास्क लगा के चला रहा है, आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को? पर यही है ना, पुलिस वाले जो बाबा ने चर्चा की, पुलिस वाले कूट रहे हैं लोगों को, गुत्थन गुत्था होकर उसको मार पिटाई कर रहे हैं, उसका बच्चा सामने खड़ा होकर रो रहा है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। हम यही है, लॉ इन्फोर्समेंट को हमने ताकत दे दी तो वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। समर्थ को नहीं दोष को साईं, जो समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, उनको वो दोष से मुक्त हैं। उनको पहले से ताबीज दे रखा गया है कि तुम कितने भी पाप कर लो, तुमको गंगा नहाने की जरूरत नहीं। एक ही देश में आप जो है बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहा है। इनफैक्ट आप सोचो बच्चों की हालत, परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। परीक्षा होगी, फिजिकल होगी, आपको वहां एग्जाम रूम में किसी स्कूल में जाके परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन क्लासेस सारे ऑनलाइन होंगे। क्या है, आप निर्णय करो और उनको बताओ कि परीक्षा नहीं होगी, खत्म बात, या आगे होगी। आप ऐसे लटका के नहीं रह सकते बच्चे। मैं जिनसे भी मिलता हूँ जो अभिभावक हैं, उनको भी ये परेशानी है, यार एग्जाम हो रहा है और एग्जाम ऑब्वियसली तरह तरह के लोग आएंगे, कोई बच्चा एक संक्रमित होगा उससे 10 संक्रमित हो जाएंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बहुत दोष है और इसमें कोई ऑर्गेनाइज तरीके से सोच नहीं रहा है। सबसे बड़ा दुख ये होता है, एडहॉक डिसीजन होते हैं और वो बिना सोचे समझे वाले डिसीजन होते हैं कि कल से लॉकडाउन कर दूंगा, परसों से ये कर दूंगा, तरसों से ये कर दूंगा। हकीकत ये है कि आप सरकार में इसलिए होते हैं वहां पे क्योंकि आपके आदेश का पालन जो है एक बहुत बड़ा समूह करता है, तो आप वो आदेश सोच समझ कर लें। जबकि होना ये चाहिए कि जो लोग कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और कानून की अनुपालना के लिए जिम्मेदार हैं, उनको एक नजीर पेश करना चाहिए लोगों के सामने कि मास्क क्यों जरूरी है। तो जितने भी लोग दिल्ली में सत्तासीन हैं या राज्यों में सत्तासीन हैं, इन सारे नेताओं को चाहिए, भले ही इनके आसपास कोई ना हो, भले ही ये कितने सुरक्षित हों, ये मास्क लगा करके ही भाषण देते तो कितना अच्छा होता। आप रोज सुनते हैं किसी कलेक्टर की, किसी पुलिस अधीक्षक की बाइट टेलीविजन के ऊपर किसी न किसी मसले पे, कोई मास्क नहीं लगाया होता है। आपके रूम में कोई नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आपको मास्क लगा के रखना चाहिए। आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री हों या आप देश के प्रधान सेवक हों या आप किसी बड़े आधिकारिक पद पे हों, आप जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के किसी बड़े पद पे हों, आपको एक नजीर पेश करना चाहिए, आपको एक एग्जाम्पल बनना चाहिए सोसाइटी के लिए, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके मुरीद हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपके समर्थक हैं। वो नहीं हो पा रहा है और वो किसी पार्टी से नहीं हो रहा है। जब कम खराब स्थिति थी तब बल्कि आप देखें कि जो देश के नाम संबोधन होते थे उसमें भी प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश के नाम संबोधनों में मुख्यमंत्री मास्क लगाए हुए दिखते थे। प्रधानमंत्री के तो वो बड़ी चर्चित तस्वीरें उस समय चली थी कि जब वो मास्क न लगाए, मास्क का विकल्प आप अपने गमछे को भी बना सकते हैं, उन्होंने गमछा अपने नाक और मुंह से ढका हुआ था। लेकिन अभी जब उसके 3 गुना 4 गुना केसेस आ रहे हैं, तब उन्हीं रैलियों में वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। WHO और तमाम सारी संस्थाएं समझाती रही कि दाढ़ी और मूछों को काट के रखें ताकि सांस लेने में और मास्क लगाने में व्यवधान नहीं हो। ऐसे समय में आप रविन्द्रनाथ टैगोर बन गए हैं, मास्क लगा नहीं रहे हैं। तो बहुत कसम खाली है, इन लोगों के बीच में ये चल रहा है ना कि दीदी कहती है तू पहले दाढ़ी कटा तो मैं प्लास्टर उतारूं, ये कहते तू प्लास्टर उतार तो मैं दाढ़ी कटाऊं। 2 के बाद सब उतर जाएगा, बुखार, प्लास्टर, दाढ़ी, सब। इसका उतरेगा देखना है। वैक्सीन लगाने से कुछ हो रहा है बाबा कि नहीं हो रहा है? इसी वैक्सीन लगाने से मुगालता हो रहा है।
आओ, अभी समझा रहे थे ना कि 90 दिन लगता है। कमाल की बात यह है कि 90 दिन बाद कई हेल्थ वर्कर्स को, तो उनको जिनको दोनों वैक्सीन लग गई, हाँ, तो 90 दिन बाद या 2 महीने बाद पाया गया कि उनमें एंटीबॉडीज 0 हो गई हैं। तो पुनर्मूसको भव वाली स्थिति में वो चले गए हैं। इसलिए और डबल डोज लगाने के बाद कितने डॉक्टर दोबारा संक्रमित हो ये तो बहुत क्लियर है। देखिए, ये तो लोगों का बनाया हुआ परसेप्शन है ना। और ये उतना ही बड़ा मिथक है कि अगर वैक्सीन 2 लग गई हैं तो कोविड नहीं होगा, जितना बड़ा मिथक ये है कि जवाहरलाल नेहरू दरअसल एक मुसलमान की औलाद थे, है ना। तो ये उतना ही बड़ा मिथक है। पर जो एफिकेसी रेट को लेकर के सारे दावे किसी भी थे, वैक्सीन ने ये दावा नहीं किया है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा। सबने ये कहा है कि, और ये वैक्सीन समझिए, इसका साइंस समझिए, एक बहुत माइल्ड एंटीबॉडी शॉट जैसी ये चीज है जो कि बॉडी को कोविड अटैक के प्रति अनुकूलित करेगी, यूज टू कर देगी। बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड रहेगी कोविड वायरस के अटैक को लेकर के, एक तरह की सुग्राह्यता रहेगी। और इससे संभव है अधिकतर केसेस में कि आप गंभीर रूप से बीमार ना हो और आप किसी शमशान तक ना पहुंचे। इतनी ही बात है। बाकी कोविड होना, इसकी गारंटी नहीं है वैक्सीन की। आप अगर वैक्सीन लगाएंगे तो कोविड नहीं होगा। कोविड होगा भाई साहब, ठीक वैसे ही होगा जैसे वैक्सीन लगने से पहले होता। अगर संपर्क में आएंगे तो कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद उससे बच पाएंगे कि नहीं, तो इस तरह से है। हॉस्पिटलाइज होने हाँ, मैं इसको अपने जो श्रोता हैं, जो हमारे अपने साथी हैं, मैं उनको इस तरह से समझाता हूं कि ये वैक्सीन एक हेलमेट है। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं बगैर हेलमेट के या हेलमेट लगा के, दोनों ही स्थितियों में दुर्घटना की गुंजाइश उतनी ही है। दुर्घटना उनके साथ भी होती है जो हेलमेट लगा के चलते हैं, दुर्घटना उनके साथ भी होती है जो बगैर हेलमेट के चलते हैं। हेलमेट लगाने से आप प्राणघातक स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं। वो आपका कपाल बचा लेती है, आपका चेहरा बचा लेती है, आपकी जान बचने की संभावना अधिक से अधिक रहती है अगर आप हेलमेट लगा के चलते हैं। ऐसा हेलमेट दुनिया में आज तक बना नहीं कि जिसको लगा ले तो आदमी का एक्सीडेंट ना हो। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको कृपया याद रखें और ऐसे ही समझाएं अगर किसी को समझाना हो तो। हाँ, हेलमेट है और कुछ नहीं है। सही है। तो अपना लग पहन के चलो। हाँ, अपना हेलमेट लगवा अपना लीजिए। हेलमेट, हाँ, भले ही शॉर्टेज है कई जगहों पे, लेकिन जैसे ही वहां पे सप्लाई दोबारा लौटे लगवा लिया जाए। हाँ, वैक्सीन लगवा लें, उसके बाद भी मास्क लगा कर रखें कम से कम अगले 3 महीने तक। नहीं, लगातार लगा के रखें। 3 महीने नहीं ताऊ, अगर ये 3 साल तक प्रेत लीला चलनी है तो 3 साल तक मास्क लगा के रहना पड़ेगा, चाहे वैक्सीन लगी हो चाहे ना लगी हो। हाँ, अगर कोरोना नहीं चाहिए तो। हाँ, क्योंकि कोरोना तो आपको हो ही जाएगा, शायद आप मरे नहीं और हॉस्पिटल ना जाए। और एक बात समझ लें, लेकिन आप दे तो जो मैं तमाम सारे श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि कोविड इन्फेक्शन हो के आप आईसीयू तक पहुंचे या किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन ये बहुत ही तात्कालिक तरीका है कोविड के खतरे को समझने का। कोविड के जो दूरगामी प्रभाव हैं हृदय पे, आपकी किडनीज पे, आपके लिवर पे, आपके ब्रेन पे, इन चीजों को समझने में अभी बहुत समय लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोविड हो करके अगर आप निकल आए हैं तो आप स्वस्थ और सुंदर अच्छी अवस्था में चले ही गए हैं। उसके कुछ डैमेजेस ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हो सकते हैं जो कि दीर्घकालिक हों और आपकी आयु और आपकी क्षमताएं दोनों को वो रिड्यूस करें। इसलिए भी कोविड से बचना चाहिए, इसलिए भी मास्क लगा के रहना चाहिए, चाहे वैक्सीनेशन हो जाए चाहे नहीं हो। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मास्क नहीं जो लगा के बाहर जो घूमते हैं बिना मास्क के या किसी से मिलने जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं, भाई क्यों दिखा रहे हो अपना चेहरा? कौन देखना चाहता है आपका चेहरा? ऐसे भगवान ने कौन सा आपको बना के भेजा है कि अवश्य है लोग देख करके खुश हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। आप अपने चेहरे से क्या मतलब, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं, मैं पहचान सकता हूं आपको, आप बता दो कौन है, बात खत्म है। ये मास्क ठुड्डी पे रखने वाले लोग ना मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। ऐसे लोग मैं रोज मिलता हूं जो ठुड्डी पे मास्क लगा के घूमते हैं। मास्क अगर आपने लगाया है तो उसको प्रॉपरली लगाएं, क्योंकि मास्क से आपने नाक और मुंह दोनों को ढकें। कुछ लोग मुंह ढके रहते हैं, नाक खुली रहती है, तो फायदा क्या है? आप दे भी रहे हो और ले भी रहे हो कोरोना। सही बात। एक बिजार स्टोरी लेते हैं, फिर ब्रेक लेना है। और बिजार स्टोरी जो है आज की, वो एक सॉफ्टवेयर की गलती की देन। सॉफ्टवेयर की एक गलती की वजह से एक बंदा 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से अपनी नौकरी से हाथ धोए बैठा है।
उबर कैब चलाते थे श्रीकांत। और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने बाल जो है, सिर के बाल, उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में अर्पित कर दिए थे भगवान को, ईश्वर को। और उसके बाद जब वो वापस आए और उन्होंने वापस उबर ऐप में लॉगिन करने की कोशिश की, तो ऐप ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस बार उनके सिर पर बाल नहीं थे। और इस वजह से वो 1 महीने से बेकार बैठे हैं। बाबा, इस बिजार पर रिएक्शन, मतलब इस घटना में किसको मुजरिम समझें और किसको दोष लगाएं? ये मुझे फायदे हुआ आईफोन में भी होता है बाबा। आईफोन में चश्मा बदल गया और ये तो जनरली तो पहचान लेता है, पर अभी इसमें कोई लॉक करने के लिए जो फिंगरप्रिंट वाला होता था वो नहीं है। और ये मुझे गिफ्ट में मिला है, मैं भी यूज टू हो रहा हूँ। आधे टाइम ये मेरा चेहरा नहीं पहचानता, क्योंकि बाल कभी नीचे होते हैं, बाल लंबे हैं, कभी नीचे हो गए तो नहीं पहचानेगा। बहुत अजीब सिचुएशन है। कोरोना के दौर में तो बहुत ही दिक्कत है आईफोन ये वाला, क्योंकि हमेशा तो मास्क लगा रहता है, आपको हमेशा पासकोड डालना, हमेशा पासकोड डालिए आप। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ये जो चेहरे के बेसिस पे कुंजी वाला मामला है ना, ये जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता था कि वो रेटिना पढ़ रहा है और उंगली की प्रिंट ले रहा है और चिन्ह आप कहीं पे रख रहे हैं तभी गेट खुलेगा और तभी आप यूरेनियम तक पहुंचेंगे। ये असल जिंदगी में इतना सक्षम, इतना कारगर है नहीं, क्योंकि ये ऐप इतने विकसित नहीं है। संकट व्यक्ति का नहीं है, संकट ऐप का है कि आप कितना भी अपने चेहरे को गुलाल लगा लीजिए, नीला रंग लीजिए, है ना, कथकली का नाच करने लग जाइए, मुंह पे मुखौटा पहन लीजिए, आपका रेटिना पढ़ करके वो समझ जाए कि हाँ ये यही व्यक्ति है। क्योंकि आंखों का रेटिना और फिंगरप्रिंट तो समझता है ना, फोन फिंगरप्रिंट लेता है ना किसी भी स्थिति में। हाँ, मतलब आईफोन नहीं लेता है, ये आईफोन नहीं लेता है। हाँ, तो ये जो इनका लोझड़ है, ये लोझड़ जो है ठीक नहीं है। तो आधा अधूरा संकट है ये। इसलिए तकनीक के विकास के क्रम में इस तरह की व्याधियां देखने को मिलेंगी ही, इस तरह की व्याधियां आएंगी ही। समझदार आदमी वो होता है जो गाड़ी लॉन्च होने के 2 साल बाद, 1.5 साल बाद गाड़ी खरीदता है, ताकि उसकी शून्यांकित त्रुटियां जो है वो तब तक साध ली जाए, सही कर ली जाए। ये सब ऐप वैप जो है ये भी शून्यांकित त्रुटि से ग्रस्त हैं। और फेशियल रिकॉग्निशन करवाया। भाई साहब को चाहिए कि जो देवस्थानम में उन्होंने अपने बाल समर्पित किए थे, वो बाल ना किसी के माथे लगते हैं बाय द वे, उन बालों को खरीदा जाता है, फिर उससे विग बनाए जाते हैं। तो अपना एक विग बनवा लें, लॉग इन कर लें। पर ये बालों का अर्पण क्यों होता है? बाल क्यों अर्पित किए जाते हैं? मतलब क्या मान्यता मांगी थी और ऐसा वादा किया था ईश्वर के दरबार में? जो जीव नहीं कर पाते, जो अंगूठा नहीं कर पाते क्योंकि दर्द होता है, बाल एक ऐसी चीज है, बाल और नाखून जो कटने के बाद दर्द नहीं होता, तो चलो भगवान को बाल क्यों चाहिए यार? भगवान तो सारे ऐसे हैं कि उनके बाल बहुत सारे हैं। हाँ, कोई भी भगवान गंजेपन का शिकार नहीं है। कमाल की बात यह है, एक भी भगवान आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको गंजेपन की शिकायत हो। पर उन्हीं के दरबार में जाके लोग मुंडन करते और करवाते। हाँ, देवी की जटाएं आप देखिए, शिव की केश वल्लरियां देखिए, राम के कान के पास से आके लटकती हुई जो लटें हैं उनको देखिए। कृष्ण की लटें तो मत्थे पे होती हैं, है ना, उसमें से मोरपंख ऊपर खुंस जाता है, उसमें मुकुट साधे रहते हैं इन बालों को। किसी भी देवता के साथ में केवल आप अगर गणेश को छोड़ दें तो आप ये केश वाला संकट नहीं पाते हैं। सबके बाल ठीक ठाक हैं, अब उनको आप बाल दे रहे हैं, है ना। तो कहा तो ये जाता है बाबा, केश जो है चूंकि वो सिर के ऊपर है और आपके सौंदर्य का एक प्रतीक है। इनफैक्ट जिनके नहीं होते हैं केश घने, वो बहुत अपने आप को दुखी पाते हैं। और आप जानते हैं कि डॉक्टर बत्रा ने अपनी पूरा साम्राज्य जो है बाल उगाने पे खड़ा किया है। तो केश को ऐसा माना जाता है कि वो आपके सौंदर्य को बहुत बढ़ाता है। केश होना अच्छी बात है, और आप भगवान को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं आपको केश समर्पित कर रहा हूं, मैं अपना पूरा सौंदर्य आपको दे रहा हूं। लेकिन वो उनकी नहीं सोचते बेचारे। अगर भगवान सही में होते, वो मंदिर से बाहर निकलते, कहते मतलब क्या मचा रखा है। हाँ, मतलब भोग में बाल जा रहे हैं, हर चीज में बाल जा रहे हैं। केश चारों तरफ चंडू मंडू घूम रहे हैं यहाँ पे। कोई अच्छी शक्ल तो दिखाओ। भगवान का मंदिर ना हुआ, हबीब का सैलून हो गया, हर आदमी बाल फेंक के चला आ रहा है वहां पे, है ना। ये तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। स्वार्थ है लोगों का, उनके सौंदर्य की नहीं सोचते। वो कैसा सोचते होंगे? हालांकि सौंदर्य देवस्थानम के प्रांगण में देखने के लिए भक्तों को, अरे ये सौंदर्यवाद जो है केशों का, ये भी हमेशा से एक बड़ी
कुलीन परंपरा का हिस्सा रहा है। केश रखना कभी भी अफोर्डेबल रहा नहीं, क्योंकि बालों को साफ रखना सबसे बड़ा संकट हमेशा से रहा। शैम्पू, साबुन वगैरह जैसी व्यवस्थाएं थी नहीं। लोग बाल घुटा के ज्यादा स्वस्थ अपने आप को पाते थे और बाल घुटाना ज्यादा बेहतरीन विकल्प था। संन्यास में खास तौर पे बाल घुटा के रखना इसीलिए माना जाता है ताकि आपका सर साफ रहे और सर शांत रहे, है ना। उसमें जू रहेंगी, चपड़ी रहेंगी, हमेशा खुरखुर खुरखुर करते रहोगे, खोपड़ी खुजाते रहोगे तो ध्यान भंग होगा। तो ध्यान के लिए केश मुक्त रहना बहुत जरूरी है। यही माना जाता है कर्मकांड के लिए भी, पितृतर्पण, पितृदोष और इन सारी चीजों के लिए, कि आप इतनी तरह की चीजों में जब परेशान है तो बाल भी आपको परेशान ना करते रहें। आप सब घुटा डालते हैं तो बाल कभी भी बहुत अच्छी चीज थे नहीं, अनलेस अनटिल आप उस तरह के हैं कि आप बालों की केयर कर सकते हैं और उस तरह की चीजें, उस तरह के द्रव्य, उस तरह लोग हज पे जाते हैं तो भी सिर मुंडालते हैं। हाँ, तो ताकि वहां ओले नहीं पड़ते। हाँ, तो फोकस से रिलेटेड रहा है बालों का नहीं होना। हमेशा फोकस्ड रहने के लिए बाल नहीं होना एक समय तक बहुत जरूरी रहा है। इसलिए आप पाएंगे अभी भी गांव में कई लोग हैं उनको बाल घुटाने में बड़ा आनंद आता है। बाल घुटा के कहें कंघा सीसा बाल घुटाए 5 नफा, कंघा सीसा तेल बचा, गर्दन मोटी सर सफा। आप एक बात देखना, आप बहुत सारे लोग ना आईना सिर्फ इसलिए देखते हैं कि वो बालों में हाथ फिरा सके। हाँ, बाल जो है ना आपका प्राइड है, ये बात है। आदमी चेहरा देखता है पर बालों में एक बार हाथ फिराना जो है ना, उसको लगता है बाल तो ठीक है ना। तो बालों का प्रादुर्भाव तब से बढ़ा है जब से सिनेमा आया है। जब तक सिनेमा नहीं था बाल नहीं थे। गुरुजी हमारे यही कहते थे कि बाल कटवा लो, एकदम मुड़ा लोगे तो समय बहुत बचेगा, क्योंकि ये बार बार शीशा देखना और हाथ हिलाना। हाँ, बाल छोटे करवाते थे स्कूल में। बहरहाल जो लोग बाल नहीं रखते हैं ना सर पे, वो शीशा नहीं देखते हैं, बहुत रेयरली शीशा देखते हैं। उनको शीशा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अभी आप पाले हुए हैं तो आपको उसको फिर साधते रहना है। पर एक बात है, अगर बाल मुंडे हो ना, और जब छोटे छोटे बिल्कुल जब उगने वाले होते हैं वो, तो हाथ फिराने में जो मजा आता है ना, उसमें मजा नहीं आता। बहुत वो एक आता नहीं है, एक कर होता है का। मैं तो सिर्फ खुद के नहीं करता था, मैं दूसरों के भी करता था। और हमारे शिक्षक जो थे स्कूल में, वो लंबे बाल देख के भाई साहब क्या खफा होते थे, यूं चोटी पकड़ के कि क्या कर रहा है रे, मिथुन बनेगा कल, अगर छोटे नहीं हुए इतना मारूंगा धुम्मा। और सही में पीटते थे। लंबे बाल वालों को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, ये बहुत सौंदर्य बोधी बालक है, इससे पढ़ाई नहीं होगी। गांव में हमारे अवध में, सुल्तानपुर में, कोई अगर बाल मुड़वा के आता था तो उसके लड़के जो है उसको उंगली से टंटना ऐसे बना के मारते थे और कहते थे कहिया मूड मुड़ाया, हमसे नाय बताया, किया बिन बिन खाया। और ये तीसरी लाइन बोलते बोलते वो चढ़ता था और उनके पीछे भागता था, वो खदेड़ते थे। अरे हमारे यहाँ तो दूसरा था ना कि बाल जब मुड़ते हैं तो एक चोटी छोड़ देते हैं पीछे, ठीक है, वो जितना भी लंबा हो वो छोड़ देते हैं। तो वो उसको लोग घुमा के बांध के, शुरू में तो बड़ा आनंद आता था, बाद में मुझे उससे, और हमारे यहाँ क्या होता था कि जो मृत्यु पे वो बाल मुंडे ही जाते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। 10वें के बाद बाल घुटते ही घुटते हैं। हाँ, तो वो जो घुटने, वो अब सबके एक समय होता था, पूरे गांव के नहीं है ना। तो जो बचता था वो था टीक, उसको टीक बोलते थे, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग, कोई ठुल्लू बोलता है, चुटैया चोटी। हाँ छोटी, हाँ छोटी सी एक बची रहती थी, बस उसी से खेलते रहते थे। उसी से खेलते रहते थे। बाद में कई बार मेरे पास, जब मैं बहुत बड़ा हो गया तो मैं उसको भी कटवा लेता था दूसरे दिन जाके किसी से भी कैंची दी, निपटाओ इसको यार। मेरे ख्याल से सूर का पद है, मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी, बताओ की तो इतनी बड़ी हमारी है छोटी, मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। इस तरह मैंने सुना ताऊ की इतनी बड़ी हमारी है छोटी। नहीं, अभी तो हम और ताऊ बराबर चल रहे हैं। हाँ, बराबर चल रहे हैं। नहीं, इनका मुकाबला नहीं है, ये हम्बल हो रहे हैं। नहीं, आप भी पीछे को ऐसे करके बांधेंगे तो आपकी भी निकल आएगी। ये इतना झोंटा हो गया है, बाल अब पीठ पे आने लगे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं 3 ताल में, और उस तरफ ईवीएम की बात है जो जाने कहां कहां मारी मारी थे। आज तक रेडियो, आज तक.in/रेडियो, ये हमारा पता है।
लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तीन ताल में फिर से स्वागत। कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ हैं आप। और हमारे यहाँ चुनाव की आमद के साथ ईवीएम का शगुफे की आमद भी हो जाती है। और करीब एक दशक से ये सवाल यहाँ बार बार उठे हैं कि क्या ईवीएम से इलेक्शन कराए जाने चाहिए या नहीं। पहली बार 1998 में नवंबर में 16 विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। फिर 1999 के आम चुनाव के बाद से इसका लगातार प्रयोग होने लगा। अभी इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां से रह कर ईवीएम की एक आध मशीनें ऐसी जगह मिलने की खबरें आ रही हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। जैसे कि असम में बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी की गाड़ी में ईवीएम ले जाने का वीडियो सामने आया। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर से ईवीएम मिलने की खबर आई। तो विपक्ष के कुछ नेता कहते थे कि एक समय था, एक अरसे से इस तरह के स्वर सुनने को नहीं मिले, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब वो कहते थे कि आप कोई भी बटन दबाइए, वोट एक ही पार्टी को जाता है। और इन सब दावों के बहाने, इन सब घटनाओं के बहाने आज ईवीएम की सुरक्षा पर, ईवीएम के शगुफे पे थोड़ी बात करना चाहते हैं। और ये भी कि क्या इसका समाधान बैक टू बैलेट पेपर है। ताऊ, पहले तो ये जो दो घटनाएं असम और बंगाल की हैं, इन पर कोई टीका टिप्पणी? मैं इनको सीरियसली लेता नहीं। मैं यह नहीं मानता हूं अपने व्यक्तिगत स्तर पर कि ईवीएम के यहाँ वहां दो चार हो जाने से चुनाव पे कोई फर्क पड़ता है। एक तो ईवीएम की ब्यूटी यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब है कि मामला, बात आती है नैतिकता की। ईवीएम कर्मचारी जो हैं वो हाथ में लेकर चलते हैं, किसी के यहाँ ठहर जाते हैं। आपने सुना होगा पहले, भाई मैं किसी होटल में ठहर गए क्योंकि उनको मच्छर काटता था, जिस स्कूल में उनको ठहराने की व्यवस्था की गई थी, वो भी एक सही बात है। किसी नेता के यहाँ ठहर गए, किसी से लिफ्ट ले ली, कहीं पे गधों पे, कहीं हाथियों पे, कहीं घोड़ों पे, कहीं पैदल ही 10-10 किलोमीटर चल के वो ले जाते हैं। चुनाव की व्यवस्था, हमारे देश में इतना विशाल देश है, इतनी ज्यादा ईवीएम है, इतने ज्यादा बूथ होते हैं कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। पर नैतिकता की बात यह आती है कि उनको यह ध्यान देना चाहिए कि वो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं और चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। उस वक्त उन्हें कहाँ ठहरना है, कहाँ खाना है, किसकी गाड़ी में चलना है, यह बिल्कुल सोच समझ कर करना चाहिए। वो किसी भी राजनीतिक दल से दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ जाते हैं। बाकी मैं यह नहीं मानता कि कोई आदमी के घर में ईवीएम पा जाने से ईवीएम में घोटाला हो जाएगा या ईवीएम में बटन दबाने से इसको वोट मिल जाते हैं। ऐसे कई बार केस आए, ऐसे बहुत सारे क्लेम आए। एनआई करके एक एजेंसी है, वो हर इलेक्शन में सुबह सुबह 2-4 ऐसे ट्वीट भी मारती है कि यहाँ पे इसको वोट देने से उसको वोट चला गया। पर ईवीएम की, ये हमारा चुनाव ही इतना बड़ा होता है ना, स्कूल का चुनाव नहीं है कि एक बक्सा बदल जाने से कुछ हो जाएगा। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी बाय द वे इसको सीरियसली नहीं लेती। आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लोग, लेकिन कभी भी उसको सीरियसली नहीं लेते। वो बाद में चुनाव के बाद कभी भी ईवीएम की चर्चा नहीं करते। ये नहीं कहते कि ईवीएम से फला पार्टी जीत रही है, फला पार्टी हार रही है। पर ईवीएम को कहीं और नहीं पाया जाना चाहिए। ऐसी भटकती आत्माओं की तरह कहीं कहीं किसी बीजेपी के वालों के घर में, किसी तृणमूल वाले के घर में, किसी कांग्रेस वाले के घर में ईवीएम को नहीं जाना चाहिए। तो ईवीएम ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, हमको भी लिफ्ट करा दो। हाँ, हमको भी लिफ्ट करा दो। लेकिन ताऊ की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये दोष मुक्त है, क्योंकि दोष मुक्त तो श्री हरि स्वयं नहीं है, वो भी अभिशप्त हैं कि उनको बार बार अवतार लेना है। दोष मुक्त शिव नहीं है कि वो भस्मासुर के इंटेंशन को समझ नहीं पाए, वो वरदान दे बैठे। अधिकतर सुर असुर संग्राम की कथाओं में आप पाएंगे कि देवताओं के ऊपर बैठे हुए भगवानों की गलती से कोई दैत्य या कोई असुर अतिरिक्त शक्तिशाली हो गया और फिर उसने धान बो दिया आसमान में देवताओं के। तो ये होता रहा है। तकनीक भी यही कहती है, चांद पे पहुंचने के बहुत प्रयास होते हैं। कई बार हम लोग
स्पेस मिशंस को रवाना करते हैं और वो नहीं पहुंच पाते हैं, व्योम में जाके व्योम में ही समा जाते हैं, हमारी पहुंच संभावनाओं से दूर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसरो के भेजे हुए जहाजों से ज्यादा सुरक्षित तो ईवीएम नहीं है, है ना, या कंप्यूटर की गणनाओं से ज्यादा सुरक्षित तो ईवीएम नहीं है, लेकिन त्रुटियां वहां पे भी पाई जाती हैं। अगर गणनाएं इतनी अच्छी होती और गणित इतनी अच्छी होती तो बजट बहुत स्पष्ट होते, वो मैनिपुलेट नहीं होते। जनादेश भी मैनिपुलेट होता है, बजट भी मैनिपुलेट होता है, जो अंतरिक्ष यान है वो भी मैनिपुलेट होता है। सबसे उन्नत तकनीक इस्तेमाल होती है जहाज़ों को उड़ाने के लिए, हवाई जहाज़ों को, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद में कभी कभी आपके रडार से बाहर हो जाते हैं। बादल आ जाते हैं तो स्ट्राइक हो जाती है। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तकनीक कितनी भी मजबूत हो, रडार कितने भी सचेत हो, बादल घिर आते हैं तो स्ट्राइक हो जाती है। तो इस तरह के कितने सारे कारण हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ईवीएम जो है वो उसने एक बेहतर विकल्प दिया एक ऐसे देश में जहां पे कभी आग कभी पानी मतपेटियों में भर दिए जाते थे, कभी कब्जे करके ठप्पे लगा करके भर दिए जाते थे। ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी कि ये डाल देते थे, भर के स्याही डाल देते थे, रंग डाल देते थे, पानी भर देते थे, ये सारी चीजें होती थी। और बिल्कुल सही है कि पहले मतपेटियां जैसे आती थी, अगर अब से 20 साल 30 साल पहले कोई ये कहता कि प्रत्याशी की गाड़ी में मिला है या ये वहां पे क्यों रुके हैं, ये लॉक रूम में क्यों नहीं पहुंची तुरंत, तो 30 साल 40 साल पहले ये संभव ही नहीं था कि लॉक रूम तक मतपेटियां उसी दिन अगले 2 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाएं। सफर करना पड़ता था, यात्राएं करनी पड़ती थी। उन मतपेटियों को लेकर के पूरा लश्कर साथ साथ चल रहा था, पूरी टोली होती थी सिपाहियों की और मतदान अभिकर्ताओं की जो उसको लेके जाती थी, और साथ में एक आध पॉलिटिकल पार्टी जो जिताऊ टीम होती थी उनके लोग भी, प्रतिनिधि भी साथ होते थे देखने के लिए कि रास्ते में इसमें कोई उच्छृंखलता नहीं हो। वो अभी भी होते हैं, तो वो अभी भी होते हैं। तो जब वो अभी भी हैं तो वो अभी भी लिफ्ट दे रहे होते हैं कि मैं जा रही गाड़ी पीछे लगावा इनके चेंज करा, लाख रूम तक चेंज करा इनके, है ना। तो वो चेजिंग जो है वो भी गाड़ी खराब हो गई, हमरे में धरदा भैया, हमरे में धरदा। अरे आप सब अधिकारी साथ में हैं क्या है, मैं इसमें वोट थोड़ी डाल दूंगा भाई साहब, कोई बिजली कनेक्शन थोड़ी है कि ईवीएम ऑन करके डाल दूंगा, लॉक कर रखा आपने, सील है, डाल दीजिए हमारी गाड़ी में, चलिए साथ में, आप गाड़ी में बैठिए 2 लोग। तो इस तरह की बातें वो लोग कहते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो एक चीज तो ये है कि ये बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे कि विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े सबसेट का एक मामला है। तो चावल अगर नीचे लग गया है इसका मतलब पूरा बटली के चावल नहीं जल गया है, ऊपर से खाने योग्य चावल आप ले सकते हैं। नीचे लग गया है बात सही है, लेकिन ऊपर खाने योग्य है। लेकिन ईवीएम दोष मुक्त है, तो दोष मुक्त तो आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के डिक्शनरी में है नहीं, क्योंकि विज्ञान दोष मुक्त नहीं है। के कांस्टेंट अडॉप्ट करना पड़ता है और हमेशा एक आइडियल इक्वेशन के हिसाब से फिजिक्स चलती है, जो कभी कंसीव नहीं किया जाता है, जो कभी सच में होता नहीं है। बहुत सारी उसकी बाधाएं होती हैं। इसलिए जो E = mc² है वो बेसिकली E = kmc² है, वहां पे k कांस्टेंट है। या F = ma जो न्यूटन का दूसरा सिद्धांत है उसमें kma है, उसमें k भी कांस्टेंट के साथ, k कांस्टेंट भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो शून्यांकी त्रुटि उसमें है ही। तो फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं जो आइडियल है, और उसी तरह से ईश्वर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आइडियल है। अब मैं यहाँ पे जोड़ दूं कि चुनाव को निष्पक्ष होना ही नहीं, चुनाव को निष्पक्ष नजर आना जरूरी है। और ये यहाँ पे मैं मानता हूं कि इन घटनाओं से चुनाव के निष्पक्ष नजर आने में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। पर हम ये मानते हैं कि जो व्यवस्था है अभी इलेक्शन कराने की, वह सभी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से, सभी की अग्रीमेंट से ऐसा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पीस ईवीएम को आप ले लें और उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। पर पूरी दुनिया में लोगों ने यह माना है कि अभी की जो व्यवस्था, चूंकि वो इस तरह के मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस में होती है, सिर्फ चुनाव आयोग नहीं करता, उसमें राजनीतिक दल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बड़े पैमाने पर नतीजे बदलने के लिए ऐसा कोई गुर नहीं है अभी जो कि हो और लोगों को पता न चले। यही आपकी सुरक्षा है, उसमें यही है चुनाव में कि आपको पता है कि नजर सबकी है इस पर। जो ज्यादा बड़ी बहस है कुलदीप, वो एकदम इतर है और उसके ऊपर डायलॉग नहीं होता है। कभी कभी होता है, लेकिन वो इतना कमजोर डायलॉग है कि उसको दबा दिया जाता है। लेकिन मैं अभी उसकी चर्चा करने का मोह नहीं त्याग पा रहा हूं कि हम एक एग्जिस्टिंग
व्यवस्था के दोषों की बात कर रहे हैं। हम अभी भी जिस पे बात होनी चाहिए उस बात पे हम जा नहीं पा रहे हैं कि दुनिया में या देश में जो व्यवस्था 70 या 100 साल से बनी है शासक को चुनने की, तय करने की, उसके रिवीजन, उस मॉडल के रिवीजन की जरूरत है क्या या नहीं है। क्योंकि क्या जनमानस को जिस तरह से हम देखते हैं कि पैसे का, वर्चस्व का, इन सब चीजों का प्रभाव बढ़ा है, जिस तरह से इलेक्शंस का मैनिपुलेशन हुआ है और जिस तरह से वो मैनिपुलेट होकर के बहुत ही बाइपोलर हो गए हैं, उसमें उसकी अपनी डेमोक्रेसी जाती रही है। उसमें मुझे लगता है कि क्या ये मॉडल सही है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि अब से 20 साल, 10 साल, 50 साल में जो डेमोक्रेसी के मॉडल हैं दुनिया भर में, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कॉरपोरेट, जिस तरह से रिसोर्सेस के ऊपर का वर्चस्व और एक बहुत ही कैपिटलिस्ट सेटअप में बहुत लिमिटेड लोगों के पास सारी ताकत का केंद्रीकरण होता जा रहा है, उसमें ये डेमोक्रेसीज कब तक अपने आप को डेमोक्रेटिक बताने का स्वांग बनाए रख पाएंगी, ये अपने आप में एक सवाल है। उसी तरह से चुनाव कब तक लोकतंत्र को स्थापित करने का और शासक को तय करने का अकेला एकमात्र तरीका बने रहेंगे, ये एक सवाल है। और हम देखेंगे कि आने वाले समय में अगर कोरोना में मरे नहीं और बाकी व्याधियों ने भी जिंदा रखा, तो हम देखेंगे कि शायद इसके ऊपर आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में दुनिया भर में नए किस्म की बहसें शुरू होंगी, जो कि लोकतंत्र के इस तरह के स्वरूप और लोकतंत्र में इलेक्शन के इस तरह के स्वरूप, इन दोनों के ऊपर डिबेट कर रही होंगी। एक बार राइट टू रिकॉल में भी अपने यहाँ बहुत बात होती थी। हाँ, नोटा और राइट टू रिकॉल वगैरह जो है ना, वो मैं कह रहा हूं कि फिर वही बात है कि अभी हम विद इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल घूम रहे हैं। हम उसके बाकी उनके साथ में एक्सचेंजेस के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि इज दिस अ बेस्ट केमिस्ट्री, इज दिस आइडियल सॉल्ट, उसके ऊपर अभी हम जा ही नहीं रहे हैं। अभी तो हम विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द सेम एटम खेल रहे हैं। तो अभी हम इलेक्शन को ही बचाए रखना चाहते हैं, जैसे हम धर्म को बचाए रखना चाहते हैं। धर्म से निकलने की बात या धर्म के विकल्प, ईश्वर के विकल्प के ऊपर बात नहीं हो रही है कि ईश्वर का विकल्प क्या है। एक विकल्प खड़ा है, विज्ञान कह रहा है कि मैं विकल्प हूं, लेकिन लोग उसके ऊपर भी बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि तुम भी साथ रहो, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है। इसी तरह से लोकतंत्र और चुनाव की भी स्थिति होगी। अभी जितनी बातें हम कर रहे हैं वो सब इसी चुनाव को बार बार, इसमें लोगों का विश्वास बना रहे, ये मजबूत रहे, ये व्यवस्था चलती रहे, इसके ऊपर है। लेकिन हर दिन ऐसा होगा नहीं। चुनाव बदलेंगे, चुनाव में हो सकता है 5 साल के नियम टूट जाएं, चुनाव में हो सकता है कि कभी भी इलेक्ट और रिजेक्ट की स्थितियां पैदा हों, चुनाव हो सकता है कि और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाए। अभी इसके बहुत विकृत रूप सामने आने हैं और उन विकृत रूपों के बाद में कुछ नए रूप लोग अडॉप्ट करेंगे दुनिया भर में। तब तक मैं चुनाव में हिस्सा लेता नहीं हूँ, मैंने लिया नहीं है, मैं लूंगा। वो इसलिए कि मेरी आस्था ही इस व्यवस्था में नहीं है। चुनने की व्यवस्था में, चुनने की व्यवस्था मतलब किसको चुने, कैसे चुने, मतलब चुनने की पूरी व्यवस्था ही खराब है ना। मैं किसको चुन सकता हूँ? चुनने का मतलब होता है ऑप्शन, है ना, कि ABCD इनमें से कौन सा सही है। अगर मैं बिल्कुल सब्जेक्टिव आदमी हूं तो मुझे कोई भी सही नहीं लगे तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि नोटा, उसको चुनने से क्या होता है? कुछ भी नहीं। वो कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो झुंझुना है कि आपको कोई पसंद नहीं आया, ठीक है, आपने ये नोटा दबा दीजिए, उससे क्या होता है? सारे व्यंजन शाकाहारी हैं और ना खाने का विकल्प है। हाँ। नोटा जो है ना, हम ना खा, वो वाला विकल्प है। वो विकल्प नहीं है कि हम कुछ और खाना चाहते हैं। अगर कहीं से नोटा जीत जाए एक भी सीट से तो मेरी आस्था वापस हो जाएगी चुनाव में, इस प्रक्रिया में। पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, नोटा बस लंगोटा है और बहुत छोटा है। एक और खबर है, उस पर जल्दी से एक संक्षिप्त बातचीत करनी है, और मतलब संक्षिप्त ही करनी है हमें। वो खबर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आई है। वहां एक अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, अंधविश्वास के चलन और काला जादू और अवैध और जबरन धर्म परिवर्तन वगैरह पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उसको खारिज कर दिया, उस याचिका पर सुनवाई नहीं की। ये कहते हुए खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने कि 18 साल से अधिक उम्र का जो व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से अपना धर्म चुनने के लिए आजाद है। मतलब वो इस काबिल है वो कि वो ये चुनाव कर सकता है कि जो धर्म वो चुन रहा है उसमें अंधविश्वास है या नहीं, उसके अपने विवेक से वो फैसला कर सकता है।
ताऊ आपका कोई कमेंट है इस पे? मेरा कमेंट इसमें बहुत छोटा है, और वो ये है कि 18 साल के बाद मुझे धर्म चुनने की आजादी देना ऐसा है कि आपका बचपन में ब्याह कर दिया जाए, ठीक है, फिर 18 साल के बाद बोला जाए कि अब तुम आजाद हो, कोई दूसरी शादी कर सकते हो। ये बहुत ही गलत है। आप तभी कह सकते हैं ऐसा जबकि 18 साल तक किसी का कोई धर्म नहीं हो, और वो 18 साल का हो जाए, फिर वो देखे कि कौन सा अच्छा है और चुन ले, और फिर उस पद्धति को फॉलो करे। पूजा पद्धति ही है धर्म, और क्या है। तो वो अगर आप ये कैसे कह सकते हैं 18 साल तक बच्चे का इंडोक्ट्रिनेशन एक परिवार करता है। वह पैदा हो जिस घर में होता है, उस घर में जो पूजा पद्धति चल रही होती है, वह 18 साल तक उसको जीता है, उसके रग रग में घुस जाता है वो। उसके बाद आप उसको कहते हैं, तब उसके बाद तो लोभ लालच डर या प्रलोभन इसी में जाएगा। वो प्रेम के पाश में बंद कर जाएगा, किसी के धोखे के स्वर्ग में मृत्यु के बाद क्या मिलने वाला है उस रिवॉर्ड के लिए चला जाएगा, या जैसा लोग बोलते हैं कि कभी कभी कुछ पैसों के लिए चला जाएगा, कभी कभी डर से चला जाएगा, अगर नहीं आओगे तो मारे जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब एक, इसीलिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट को धर्म के मामले में पढ़ने नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है, संविधान में स्वतंत्रता दी गई है लोगों को कि वह कोई भी धर्म मान सकते हैं, बाय द वे प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, धर्म का प्रचार भी करने का अधिकार लोगों को दिया गया है। धर्म का प्रचार लोग करते हैं किस लिए? इसलिए ना कि किसी और को अपने फोल्ड में लाएं। उसकी आजादी तो संविधान में लिखी हुई है, आप उसमें क्या, कोई नया निर्णय नहीं है ये यहाँ पे स्थापित है। अभी हमारे यहाँ एक चल रहा है कि धर्म एक, देखिए एक दूसरी बात इसमें ये आती है कि वो कहते हैं, कानून कहता है कि आप किसी को प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। बिना प्रलोभन के धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है। वो प्रलोभन जरूरी नहीं है कि पैसे, या स्वर्ग भी एक तरह का प्रलोभन है। मृत्यु के बाद क्या होगा, वो जो झूठ झूठ बोलते हैं लोग, वह भी एक प्रलोभन है। तो प्रलोभन से भरा हुआ है सब। तो इसमें उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए, रीजन लॉजिक के एरिया में ही रहना चाहिए उनको। धर्म के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट न्याय जब जब धर्म के पचड़े में फंसता है, तब तब न्यायिक व्यवस्था की बदनामी ही होती है। ये तो देखा ही होगा आपने, मंदिर के मसले में फंसे, मस्जिद के मसले में फंसे। अभी एक साहब वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर के बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं। अब है कि सर्वेक्षण करने की जरूरत ही नहीं है, वह तो मंदिर ही था। ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना, चीजें, बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, हिस्ट्री का हिस्सा है। 500-600 साल पुरानी बात है ना। तो वो सब तो है, पर वहां के लोगों ने, या अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर बनवाया एक, है ना। जिस कॉम्प्लेक्स में विश्वनाथ मंदिर था, वहां एक मंदिर बन चुका है। अयोध्या जैसा मसला नहीं है। अयोध्या के लोग बहुत जीवट थे, उन्होंने जन्मभूमि के दीवार को मस्जिद हो गई थी, उसके बाद भी उसको पूजते रहे, उसके आसपास घूमते रहे, परिक्रमा करते रहे। उन्होंने मंदिर नहीं बनाने का निर्णय किया, और जिसके चलते 600 साल बाद, 500 साल बाद एक फैसला आया कि नहीं, वहां पे मंदिर था, मंदिर बने। वही हाल मथुरा में है। मथुरा में मंदिर बन चुका है, थोड़ी दूर पे बनाया हो सकता है, आप जो आपकी मान्यताओं के मुताबिक से जन्म स्थल है उससे थोड़ी पर है ना मंदिर। विश्वनाथ में भी मंदिर है, काशी विश्वनाथ में भी मंदिर है। अब वहां पे उसको कुरेदने का, कुरेदते हो अब जो राख जुस्तजू क्या है ना। कौन सी कुरेद है ये? मैं थोड़ा सा विषयांतरित हो गया था। ये कानून जो धर्म के पचड़े में पड़ता है, अपने आप को उससे मुक्त रखना चाहिए। न्यायालयों को धर्म लॉजिक का विषय ही नहीं है, धर्म रीजन का विषय ही नहीं है। आप कहाँ पे लॉजिक रीजन लाएंगे? उनमें विश्वास है किसी का। अब जबरदस्ती जो है, एक मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दे दिया कि विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाइए। अरे क्यों करवाएं? लिखा हुआ है ना कि मंदिर तोड़ा गया था। उस निर्णय के दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। मैं इसको समझाता हूं। आप ये समझिए कि पिछले 3-4 वर्षों में काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द सैकड़ों देव स्थानों को ध्वस्त करके खत्म कर दिया गया। जो हिस्ट्री होती है वो हमेशा को एग्जिस्टेंस के बेसिस पे समझी और लिखी जाती है। आर्किटेक्चर जो होता है
वो हमेशा को एग्जिस्टेंस के बेसिस पे समझा जाता है। इसलिए केवल विश्वनाथ मंदिर का एकात्म महत्व नहीं है, उसके साथ में जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स थे, तरह तरह के देवी देवताओं और शिव के तरह तरह के स्थान जो आसपास थे, उनका भी इक्वली इंपॉर्टेंस था। लेकिन 4-5 साल तक न्यायाधिकरण आंख बंद किए हुए उनका ध्वस्तीकरण देखता रहा। जब सब जमींदोज कर दिया गया, सब ध्वस्त कर दिया गया, सब खत्म कर दिया गया, सिर्फ एक शिवालय को छोड़ करके, तो अब उनको सर्वे की सुधार रही है। और ऐसी संस्था जिसका नाम ही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस संस्था के एग्जिस्ट करते हुए आप ये सोचिए कि विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने से पहले कोई सर्वे नहीं है जो साइंटिफिकली ये कहे कि इन मंदिरों को हमें सेफगार्ड करते हुए बाकी मंदिर हटाने चाहिए या बाकी देव स्थान हटाने चाहिए। तो ऐसी कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कोई एफर्ट नहीं है। बस एक क्लैरिटी है कि एक मंदिर के पास तक जाने का सारा पैसेज और उसके और नदी के बीच आने वाली सारी चीजों को ध्वस्त कर देना है। वहां पे अब कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो कि वाणिज्यिक होंगे, जो कि कमर्शियल होंगे, जहां से तरह तरह का रुकने का, ठहरने का, प्रसाद बेचने का, 10 तरह की चीजें और प्रोवाइड करने का, फैसिलिटीज का, इन सब का वो केंद्र होगा। वहां पे ठेके बनेंगे, लोगों को वो दुकानें अलॉट की जाएंगी, लीज दी जाएंगी, ये सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें किन चीजों पे होंगी? कई पुराने, जिसमें हो सकता है कोई मंदिर 50 साल पुराना हो और कोई मंदिर 500 साल पुराना हो। और एएसआई का एक्ट कहता है कि 100 साल से ऊपर की चीजें जो भी हैं वो पुरातात्विक महत्व की हो सकती हैं। जो एएसआई में किसी साइट को पुरातात्विक महत्व का घोषित करने का जो बेसिस है वो ये है कि 100 साल तो उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, ताकि कम से कम वो कॉलोनियल आर्किटेक्चर के उसमें तो क्वालिफाई करे। तो वो चाहे गोवा के चर्च हों, चाहे वो कश्मीर के लकड़ी के मकान हों, उनको उस बेसिस पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो सर्वे होना कब था और सर्वे कब हो रहा है? मतलब आप इसकी इंतहा समझिए कि किसी बच्चे की कर्णछेदन या यज्ञोपवीत में सोहर गाया जा रहा है। जब बच्चा पैदा हुआ तब नहीं गाया, जब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का जब समय था तो उस वक्त छन्नूलाल याद नहीं आए, है ना, कि मोरे पिछवर वहां चंदन गाछ और उस चंदन हो, वो तब नहीं गा रहे हैं। जनेऊ बैठ के गा रहे हैं जब बच्चा जा रहा है पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। मेरे एक अंकल थे, वो ऐसे किसी भी बात में रैंडम उपसंगार लगाते हुए कहते थे, और वो कहीं भी आप लगा सकते हैं और वो बहुत ही मौजूद है। राजनीति भैया बहुत गंदी चीज तो ये बहुत विचित्र है। तो ये धर्म में आप देखिए 2 उदाहरण न्यायाधिकरण के, एक तो ये कि धर्म चुनने की स्वतंत्रता, और फिर धर्म के एग्जिस्टेंशियल प्रूफ्स में असमय सर्वे। तो 2 ऐसे निर्णय हैं जो दोनों निर्णय, उनके पीछे का लॉजिक, क्योंकि एक निर्णय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे गिवन राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी का विस्तारीकरण है, उसी की पुनर्व्याख्या है, उसमें नया कुछ नहीं है। ताऊ ने उसको समझाया विस्तार से। और दूसरा जो निर्णय है वो मुझे लगता है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ठीक है। अरे मथुरा और काशी को छेड़ना बहुत ही गलत बात होगा। वो इसलिए वहां मंदिर हैं, अयोध्या में मंदिर नहीं था तो छेड़ा और चलो रिजॉल्व कर लिया। अभी आप क्यों इसमें पड़े हुए कि 1 इंच यहाँ 1 इंच वहां? दूसरी बात, औरंगजेब के टाइम में जो मंदिरों का मतलब, यहाँ पे एक बहुत विशाल मंदिर हुआ करता था मथुरा में, वृंदावन में, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। उसने कहा कि यार मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता, इसको तोड़वा दो। उसको तोड़ने में बहुत टाइम लग गया था, पर वो टूट गया। अब क्या करें हम? इसको कुछ रिवर्स नहीं कर सकते ना। आप ये कह सकते हो कि हाँ, एक शासक ऐसा था, वो थोड़ा कट्टर था और उसने ये, आप इनफैक्ट ज्ञानवापी मॉस्क के आगे मैं चाहता हूं एक वो लगा दो, एक साइन बोर्ड लगा दो, है ना, इतना ही चाहिए। तो यह मस्जिद औरंगजेब के समय में बनवाई गई थी, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। बस ऐसे ही लोग करते रिकंसाइल पूरी दुनिया में। बिल्कुल। हमारा क्या तरीका है कि उसको रिवर्स करना है, फिर उसको तोड़ के फिर उसको मंदिर बनाना है? ऐसे थोड़ा ना। इस देश में हजारों, बाय द वे शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उन्होंने एक बार आवेश में आकर बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे, है ना। और हम सारे मंदिरों को फिर से वापस बनाएंगे क्यों? भौतिक जगत में हर एक चीज की एक आयु है, ये बात समझनी चाहिए। और अगर आयु नहीं होती और कुछ चीजें नश्वर ना होती, क्षणभंगुर नहीं होती, तो 50 लाख साल पुराने मंदिर भी अभी हमें मिल रहे होते। हर चीज को आप बचा नहीं सकते हैं।
रामचंद्र सरयू में डूब करके समाहित हो गए। अब आप कितने भी लोगों का नाम रामचंद्र रख दीजिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र वापस आने वाले नहीं हैं। सीता धरती में चली गई और बहेलिए के तीर से कृष्ण की हो गई मौत। अब वो दोबारा किसी का भी नाम कन्हैया, कान्हा, कृष्णा रख दीजिए, है ना, वो वापस बनने वाला नहीं है, वो वापस पैदा होने वाले नहीं है। वो कृष्ण थे, वो अब नहीं है। आप तुर्की में ध्वस्त हुए, तुर्की में ध्वस्त हुए जो तमाम सारे संग्रहालय, तमाम सारे पुराने मंदिर, तमाम सारे पुरातात्विक महत्व की जगहें, इराक में ध्वस्त हुई जगहें, इनको दोबारा से आप बामियान में दोबारा से सैंडस्टोन लगा करके एक बुद्ध खड़ा कर देंगे तो वो ऐतिहासिक नहीं हो जाएगा, वो रेप्लिका रहेगा। वो ठीक वैसे ही रेप्लिका रहेगा जैसे आपके घर में 50 रुपए का रेप्लिका होता है रवि वर्मा का, आपके घर में 100 रुपए का रेप्लिका होता है जो प्रिंट आप मॉडर्न आर्ट गैलरी से लेके आते हैं, अमृता शेरगिल का या सूजा रजा हुसैन का। तो स्वामीनाथन की पेंटिंग का एक रेप्लिका घर में लगाने से आप स्वामीनाथन की पेंटिंग के ओनर नहीं हो गए। पिकासो का बहुत सारा काम जल गया है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके आप पिकासो नहीं पा जाएंगे, वो चीजें जा चुकी हैं। तो जो चीजें चली गई हैं उनकी जगह पे फिर से वैसी ही कोई चीज बना करके भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करेंगे। हिस्ट्री विल नॉट कम बैक, दैट मैन विल नेवर राइज फ्रॉम द एशेस। हमने इतिहास के साथ एक हमारी जो समस्या रही है ना, चिताओं से लोग उठ के खड़े नहीं हो जाएंगे। हमने इतिहास को सच सच देखा नहीं, जो छुपाने की कोशिश हुई है, ये बात सच है। कुछ हमारे बाप मर गए, हमको सीधा सीधा मानना चाहिए ये हुआ था और ये गलत हुआ था, अब ये नहीं होगा, खत्म बात। अब हमारे बाप के अस्थि कलश से हमारे पिताजी वापस निकलेंगे नहीं। वो गंगा किनारे पैदा हुए और हम उनको गंगा किनारे फूक आए, उनको गए 20-21 साल हो गए, वो उसमें से ही विल नेवर राइज। आप ये देखिए कि आप नया क्या कर सकते हैं। हाँ, आप देश बनाओ ना, मंदिर बनाओ तो बनाओ नया, मंदिर भी बनाइए। अक्षरधाम मंदिर बना है दिल्ली में, बहुत भव्य लगता है मुझे, कभी कभी देखता हूं मैं, उसमें काफी मेहनत। बाबा उससे एग्री नहीं करते हैं क्योंकि उसके आर्किटेक्चर से, चूंकि वो बहुत मिक्स चीजें हैं और वो पुरातत्व में बहुत पढ़ाई की है इन्होंने, ये स्थापत्य कला को समझते हैं। पर मैं एक आम आदमी की तरह बहुत अभिभूत होता हूँ कि नई नई संरचनाएं बनती हैं, बहुत सारे सब बिल्डिंग, जैसे मायावती ने जो बनवाया है लखनऊ में, उधर जो पार्क बनवाया है, उसको भी देख के मैं अभिभूत हो गया। इतने बड़े बड़े जो है पत्थर के हाथी काटे गए। सबसे बड़ी बात यह है कुलदीप, अद्भुत है सब कुछ, नया बनाओ। सेंस ऑफ आर्किटेक्चर कैसे बहुत ही प्रैग्मेटिक और बहुत ही शॉर्ट एज हुआ है, इसको आप देखिए कि दुनिया में हम, पूरी दुनिया में, केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में हम केवल उन चीजों को बचा पा रहे हैं या बचाने में लगे हैं जिनकी मियाद 500 साल, 400 साल, 300 साल, 2000 साल, 2000 साल, 3000 साल इस तरह की है, जिनकी उम्र इतनी हो चुकी है। लेकिन पूरी दुनिया में एक भी जगह पे ऐसा आर्किटेक्चर नहीं बन रहा है जिसको कि हम ये कहें कि नाउ दिस विल बी अ माइलस्टोन फॉर नेक्स्ट 100 years, नेक्स्ट 200 years। तो द सेंस ऑफ आर्किटेक्चर, वो जो विशालता, भव्यता और उसके स्थायी रहने का, उसके बने रहने का, मतलब लोगों के पास ऐसा नहीं कि आज की तारीख में पैसा नहीं है। आज दुनिया में, देश में ज्यादा तत्परता से, ज्यादा बेहतर तकनीक से बहुत ज्यादा संगमरमर निकाला जा सकता है, लेकिन ताज बनाने की नीयत ही नहीं है। तो आप पुराने मॉन्यूमेंट्स, हाँ, एंटीलिया बना रहे हैं, जिसका कि मतलब जो एंटीलिया में रहते हैं वो भी पता नहीं 50 साल बाद उसमें रह रहे होंगे कि नहीं। इस पे एक लंबी बातचीत हम लोग को करनी चाहिए कभी। अच्छा, दुनिया का सबसे अद्भुत और विशाल हिंदू मंदिर जो है वो अंकोर वाट में है, कंबोडिया में, है ना। वो अब एक बुद्धिस्ट हिंदू मंदिर है, या जो भी बोल रहे हैं आप, पर्यटन स्थल है। क्या करें उसका, फिर से वापस बनाएं उसे? वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बहुत दिनों तक खोया रहा, टूट फूट गया। क्या किया जाए फिर? वापस बनाया जाए? क्यों बनाया जाए? आप जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। इस देश में अब हम इस झगड़े को, एक जगह पर अयोध्या काफी था और उसमें तथाकथित जो क्लेमेंट थे उनकी जीत हो गई, खत्म बात। और इसके लिए कानून 1991 में बनाया गया कि हम आगे किसी भी मंदिर मस्जिद वाले झगड़े में, धार्मिक स्थलों के झगड़े में ना पड़ेंगे। जो 1947 में 15 अगस्त को जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में स्वीकार्य होंगे। बात खत्म, मामला सेटल हो चुका है। इसको जबरदस्ती यहाँ वहां छेड़ना नहीं चाहिए। ये जो बत्ती लगाने का काम
कभी कभी मतलब कोई न्यायाधीश भी कर देते हैं, कोई मजिस्ट्रेट कर देते हैं। उनको इससे बचे रहना चाहिए। मैं फिर से वही उसी बात पे आ रहा हूँ, न्यायालय को पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान ही पहुंचता है, उनके न्याय बोध को नुकसान पहुंचता है। उनको न्याय की गरिमा को, चाहिए, न्याय की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। ये एक जो मामला है, इसमें न्यायाधिकरणों की गरिमा जो है वो न्याय की गरिमा से बड़ी नहीं है। उनको न्यायोचित रहने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा नेचुरल लॉ की तरफ मूव करना चाहिए, हमेशा उसको सस्टेन कराने की बात सोचनी चाहिए। एक चीज इसमें और है, जो कि ये तो न्यायाधिकरण के लिए हो गया, लेकिन बाकी लोगों से भी मैं कहता हूं कि जो आम लोग हैं, सुन रहे हैं, या जो खास लोग हैं जो लोगों को एक तरह से सिलेक्टिव हियरिंग के लिए ट्रेन करते हैं, उन दोनों से मेरा कहना यह है कि हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि किसी एक धर्म को बचाने की पूरी लड़ाई उसके इतिहास को बचाने से नहीं होगी, उसके वर्तमान को बचाने से होगी। और ताऊ हमेशा कहते हैं कि नहीं, बचाओ मत ताकि धर्म खत्म हो। मैं कहता हूं कि नहीं, अगर तुम वाकई धर्म को लेकर गंभीर हो, हिंदुत्व को लेकर गंभीर हो, तो देखो कि हिंदुत्व की अपनी जो सुंदरता है, उसके दर्शन की जो चीजें हैं, उनको आप कितना बचा पा रहे हैं, उसके नए माइलस्टोन्स आप कितने खड़े कर पा रहे हैं। ऐसे कितने धर्म स्थान और ऐसे कितनी मानवीय चेतना वाले केंद्र आप विकसित कर पाने में सक्षम होंगे, जो कि लोगों को, समाज को साधे रहेंगे। उनके ऊपर काम ही नहीं हो रहा, उनसे मतलब है नहीं, मतलब केवल और केवल ईगो सेटिस्फाई करने से है। ईगो सेटिस्फाई होने से कुछ नहीं होता है, बदले से कुछ नहीं होता है, बदले से केवल विकार आता है। इस हिस्से में तीन ताल के अब हम एक चिट्ठी पढ़ना चाहते हैं न्योता वाले श्रोता में। और चिट्ठी में कोई सवाल नहीं है इस बार भी, बस एक चिट्ठी है और आशीर्वाद सिंह ने इलाहाबाद से लिखी है। नाम जाना पहचाना इसलिए क्योंकि उनकी चिट्ठी पहले हम ले चुके हैं, तो उनकी चिट्ठी पर जो हमने बातचीत की थी उस पर उन्होंने ये जवाब लिखा है, जवाबी चिट्ठी। उन्होंने लिखा है, नमस्ते, देर से रिप्लाई करने के लिए बहुत सॉरी हूँ, इधर बीच ईमेल न देख सका। अच्छा लगा आपने मेरा ई पत्र स्वीकार किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैंने 15 मार्च की रात में ही पूरी चर्चा अच्छे से सुन ली थी, बहुत ही अच्छी बातचीत रही। इलाहाबाद पर इतनी सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। मुझे इस शहर से बहुत ज्यादा प्यार है। इलाहाबाद का छोटा मोटा हिमांशु वाजपेयी बनने की कोशिश में लगा है। हिमांशु वाजपेयी सुन रहे हो तो देखें कि अब वो भी विशेषण हो गए। और सभी को इस बातचीत को सुनवाने की छटपटाहट इतनी ज्यादा थी कि रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, सभी लोग सो गए थे। तो सुबह घर वालों को बिठाकर पूरी चर्चा सुनवाई है अच्छे से, दोस्तों को भी, सभी को बहुत पसंद आई। ऐसी व्यवस्थित और अल्हड़ सी चर्चा उन लोगों ने पहले नहीं सुनी, और अब वो सब भी रेगुलर सुनने वालों में शामिल हो गए हैं। पहली बार सुनते हुए मम्मी तो इतनी खुश और एक्साइटेड हो गई कि सिर्फ मेरा ही जिक्र पूछती रही पूरी चर्चा में। मुद्दा समझने के लिए उन्होंने दोबारा सुना। इसके पिछले एपिसोड में आपने मेरा जिक्र करते हुए कहा कि इलाहाबाद से एक चिट्ठी आई है और इनका नाम बहुत सुंदर है, आशीर्वाद सिंह। इस बात से पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने ही मेरा नाम रखा था बचपन में। सुरेंद्र मोहन पाठक जी के किसी उपन्यास का मुख्य पात्र था, जिसका व्यक्तित्व उन्हें बहुत पसंद आया था, तो उसी की वजह से नाम रख दिया। पर मेरी उनसे हमेशा शिकायत रही कि कैसा नाम रख दिया है आपने। किसी के नाम पूछने पर बताता हूं तो लगता है कि बता रहा हूं या दे रहा हूं आशीर्वाद। अक्सर बात की शुरुआत नाम से जुड़े चुटकुलों से ही होती है, क्योंकि नाम के आगे सरनेम बताना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पूछना भी, लेकिन ना चाहते हुए भी फुल स्टॉप के चलते लगाना पड़ता है पहली बार में। संक्षेप में अपना परिचय बता रहा हूँ। बीटेक किया, फिर 2 साल बेंगलुरु में रहा, नौकरी की। अब पिछले 2.5 साल से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। कुलदीप भैया, आपसे मिलने की तीव्र आकांक्षा है मन में, उम्मीद करता हूँ कि जल्द संभव हो। वैसे आपसे पहली एक तरफा मुलाकात लल्लन टॉप के एक कविता रोज में तुम आई कविता से हो चुकी है, जो बदस्तूर जारी है, अलग अलग तरीकों से एक तरफा। ये कहते हुए ए दिल है मुश्किल के रणबीर की याद आ गई। मैंने ये फिल्म नहीं देखी। खैर, अब अपनी बातों को विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। बाबा और ताऊ को मेरा प्रणाम। जय हो। आपका जिज्ञासु आशीर्वाद। आशीर्वाद जी के साथ एक है, उनके नाम के साथ एक खासियत और है। हाँ, इनके नाम की का जो लिखते हैं लोग ना, तो गलत बहुत लिखते हैं। सारी गाड़ियों में हाँ पापा का आशीर्वाद और माँ का आशीर्वाद लिखा होता है। तो आशीर्वाद जी उससे भी जूझ रहे होंगे, पर उनको अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं उसमें सफलता के लिए शुभकामनाएं।
और आशीर्वाद। बिल्कुल, और इलाहाबाद की तरह आप बने रहें, एकदम उस शहर को बरतें, उस शहर को निभाएं और उस शहर में और लोगों पे आशीर्वाद बना रहे। बहुत कम समय है और आखिरी बातचीत करनी है, आखिरी विषय आज का संक्षेप में इस पे करना है कि मेडिकल जगत की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज भाई साहब जो बहुत खराब। हाँ और राइटिंग भी। तो इस पे बात इसलिए करनी है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्देश है जिन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट्स को जारी किया है। ये कहा है उन्होंने कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स जेल हॉस्पिटल से जारी होते हैं, जेल अस्पताल से, उसमें जो कैदी की मेडिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन फाइंडिंग और क्लिनिकल डायग्नोसिस वगैरह लिखा होता है, वो थोड़ा आसान भाषा में लिखा जाए ताकि कोर्ट भी समझ पाए, क्योंकि कोर्ट उन टेक्निकलिटीज को नहीं जानता है। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि स्केची मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर, अस्पष्ट रिपोर्ट्स दिखाकर कुछ कैदी अंतरिम बेल ले लेते हैं और फिर उसे लंबा खींचते रहते हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि भैया आसान भाषा में लिखो ताकि हम भी समझ सकें। तो ताऊ, पहले ये राइटिंग वाला जो चक्कर है, मतलब एक भाषा और उस पर अलग से बात करेंगे, पहले हैंड राइटिंग का चक्कर है, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग उसी पे आ रहा था। हाँ। भाषा तो बात की बात है, जिस को आसान हो या मुश्किल हो, पर जो हैंड राइटिंग है उनकी जो लिपि है वो बहुत खतरनाक होती है। उसमें तो आधी चीजें तो समझ नहीं आती डॉक्टरों हाँ, उसका तो सिद्धांत है कि ये बदनामी है बहुत बड़ी। When I am writing it, only I can read it. When I have written it, only God can read it. तो एक तो वो, दूसरा ये कि मैं ये भी समझता हूँ कि जेल और अस्पताल इसके बीच में जो लफड़ा है ना, बहुत पुराना है। अभी बिल्कुल ताजा घटना बता रहा हूँ। ये मुख्तार अंसारी साहब जब निकले तो एम्बुलेंस में निकले और व्हीलचेयर पे थे। जब तक बांदा नहीं पहुंचे व्हीलचेयर से ना उतरे वो, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि गाड़ी पलट जाएगी और वो भागने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सबको पहले दिखा दिया, देखो मैं व्हीलचेयर पे हूँ। सर, ये योगी का प्रताप है। मैं तो भाग ही नहीं सकता। पंगुम लंघयते गिरिम। लेकिन जब वो बांदा उतरे तो व्हीलचेयर से नहीं उतरे, वो एकदम अपने पैरों पे खड़े थे, आत्मनिर्भर। तो उनको कौन से डॉक्टर ने इनको, पुलिस को ये बताया था कि ये चल नहीं सकते, इन्हें व्हीलचेयर दी जाए, है ना? तो ये इंतजाम बहुत बढ़िया होता है। सही टाइम पे पेट में दर्द हो जाता है। नेताजी जब गिरफ्तार होते हैं उनको सीने में दर्द की शिकायत होती है, आपने देखा होगा, पढ़ पढ़ के थक गया हूं मैं। जैसे ही गिरफ्तार होते हैं उनको सीने में दर्द की शिकायत होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। फिर 5-6 दिन वहीं रहते हैं, बेल होती है, फिर वहीं से निकल लेते हैं। जेल की रोटी नहीं खाते वो। तो ये डॉक्टरों की और ये जेलरों की और डॉक्टरों की कुछ तो मिलीभगत है, जिसपे कोर्ट ने उसी की तरफ इशारा किया है। हमने शुरुआत इस पॉडकास्ट की इसी से की थी कि बातों में इशारा होता है, तो समझ ले। मुझे लगता है कि न्यायाधिकरणों की 2 त्रुटियों के ऊपर हम लोगों ने बात की और ये तीसरी त्रुटि है। इस लिहाज से है कि न्यायालय को ये बात चिकित्सकों से कहनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि मेडिकल प्रोफेशन के लोग एक ज़्यादा क्लियर रिपोर्ट प्रोड्यूस करना शुरू करें, जो व्यामिश्रित नहीं हो, जो कंफ्यूजिंग नहीं हो, जिसमें कि टेक अवेज बहुत क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव हो। उस तरह से उनको लिखने की ज़रूरत है। जेलर से ये कहना इस रिपोर्ट को और विकृत करने को बढ़ावा देना है, क्योंकि जेल ही दिखा रहा होता है और जेल ही खेल करके बेल दिलाता है। तो जेल के खेल में बेल का जो मामला है वो ऐसा ही है। तो उन्होंने एड्रेस गलत उसको कर दिया है। संकट ये भी है कि क्या जो जेल का बेल वाला पूरा मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को न्यायाधिकरण भी सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसकी भी चिंता न्यायाधिकरण को करनी चाहिए। संकट ये है कि बच्चे की गणित कमजोर है और शिकायत जो है माई और बाऊ से हो रही है, और माई बाऊ केवल डंडा लेके सूत सकते हैं बच्चे को, गणित तेज नहीं कर सकते हैं। गणित तो बच्चे से ही तेज होगी। तो ये संकट जो है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स के जो प्रयोजन मूलक शैली है उसको सही करने की है, उसके ऊपर इशारा होना चाहिए और उधर ही बहुत ऑब्जेक्टिवली कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए था, मेडिकल कम्युनिटी को, कि अपनी रिपोर्ट्स को आप और सरल और स्पष्ट और सीधा एक्टिव वॉइस वाला बनाएं, बजाय इसके कि वो अपनी सूझ और मेडिकल और जेलर की सूझ के ऊपर उसको निर्भर करें। अगर जेलर को ये अधिकार मिला कि वो और स्पष्ट रिपोर्ट दे, तो आप समझ लीजिए कि अब की बार कोई अंसारी जी जेल से निकलेंगे तो एक नहीं 2 व्हीलचेयर होंगी। एक व्हीलचेयर बांध के रखी जाएगी
कि यदि ये व्हीलचेयर खराब हो गई तो दूसरी व्हीलचेयर पर रखा जाए, क्योंकि रिपोर्ट स्पष्ट है कि बीमार है, तो स्पष्टता का सापेक्षवाद वहां पे आ जाएगा। मैं अपने न्याय व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा यहाँ पे कर देना चाहता हूँ कि एक वृद्ध जिनको अहम मोटर डिजीज है, वो पानी ग्लास से नहीं पी सकते, उन्होंने आवेदन दिया कोर्ट में कि उन्हें स्ट्रॉ दे दी जाए, क्योंकि जेलर साहब स्ट्रॉ नहीं दे रहे थे, कि स्ट्रॉ से पाइप से पानी पीने के लिए उन्होंने आवेदन दिया, तो उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि क्या करें, न्याय है, व्यवस्था है। और नेताजी को सीने में दर्द की शिकायत होती है, वो वहां तक जाते भी नहीं जहाँ पे वो वृद्ध सड़ रहे हैं। तो ऐसी है व्यवस्था अपनी, और इसी व्यवस्था में खुश रहना है। मैं इस पॉडकास्ट के बाद एक स्ट्रॉ से नारियल पानी पीने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं न्यायालय क्या निर्णय देगा। डार्क ह्यूमर में खेल गए। लेकिन ये एक कहीं से तो ये ट्रेंड कहाँ से आया, मतलब कि डॉक्टरों के बीच ये आम सहमति इस पेशे के लोगों के बीच कब बनी होगी, क्यों बनी होगी कि हम खराब भाषा में लिखेंगे? मतलब अगर मैं साजिशन सोच रहा हूँ उससे ज्यादा कि क्या ये मेडिकली निरक्षर रखने का लोगों को एक साजिश तो नहीं है कि लोगों को ये पता चले कि दवाइयाँ क्या हैं? लिखा जाता है विज्ञान की किताबों को कितना भी सरल करेंगे आप दोलन, आयाम, आवृत्ति, प्रभावता, नहीं, अभी तो सिर्फ हैंड राइटिंग की बात करेंगे। हैंड राइटिंग का तो समाधान हो चुका है, और हैंड राइटिंग को लेकर के अदालत का एक फैसला है कि आप उसको स्पष्ट शब्दों में लिखें जो कि पढ़ा जा सके, ऐसा बाकायदा आदेश है। उसका पालन कितना हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक बात का विमर्श है, लेकिन न्यायालय इसको लेके बहुत स्पष्ट आदेश दे चुका है। आप अगर सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा, उसमें उसका विस्तार मिल जाएगा कि कैसे आपको अपने प्रिस्क्रिप्शंस को बहुत ही क्लियर करना है, जिसमें कोई भी लिखी गई दवाइयाँ पढ़ सके। और कई सारी जगहों पे इसीलिए दवाइयों को अब जैसे जैसे डिजिटल इंडिया हुआ है, आप पाएंगे कि दवाइयाँ आप टाइप करके दी जा रही हैं, और उसमें उस तरह से वो आ रहा है। तो ये तो हुआ है कि उपभोक्ता की दृष्टि से दवाइयों की हालत पहले ही सही हो गई थी। न्यायालय के दखल से दवा के पर्चों की भी स्थिति बेहतर हो जानी चाहिए, भी हुई नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय उसके बारे में निर्णय दे चुका है। डॉक्टर की भी अपनी सीमा है कि डॉक्टर हमेशा मेडिकल की जो अपनी लैंग्वेज है उससे डिरेल होकर के पर्चे नहीं बना सकता है। जब भी वो किसी डायग्नोसिस को लिखेगा तो उसे स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, वो जनरलाइज नहीं कर सकता है। और दवाओं के नाम ना दवा दुकानदार पढ़ लेता है, मैं नहीं पढ़ पाता। वही तो बात है। हाँ, दुकानदार पढ़ लेता है क्योंकि उसको पता है कि घूम फिर के यही है। अब अंग्रेजी में और हिंदी में हर जगह यही है। आयुर्वेद की दवाइयां भी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो लवण, भास्कर, चूर्ण, सीतो, पलादि, है ना, ये कौन सा है, द्राक्षाशव, हाँ द्राक्षाशव, है ना, सतमूलारिष्ट, है ना, 10 मूलारिष्ट, है ना, 10 मूलों का रिष्ट बना हुआ है, वो सत है ना, सत ई सब गोल। बताइए, नाम है, लगता है कि मतलब टंग ट्विस्टर। मेरे जो हकीम साहब हैं यूनानी के, वो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरा एक प्रिस्क्रिप्शन उर्दू में लिखा हुआ है। पहले तो इसी बात की खुशी हुई, क्योंकि मैं पढ़ सकता हूं, तो मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई कि उर्दू में लिखा हुआ था। दूसरा, उनकी यूनानी दवाओं के नाम भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। हाँ, हुब्बे तिनकार, है ना, तो मजा आ जाता है सुनकर। एक मैं भी लाया था, अक्सीर अमीबाई, शरबते दीनार। अरे रूह अफ़ज़ा, तरबूज के शरबत का नाम है। मुझे वो एक कुछ च्यवनप्राश टाइप का होता है, पुरानी नजले के लिए किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, पुरानी दिल्ली जाकर ले लेना, इत्रिफल उस्त खुद्दूस। क्या सुंदर नाम है, नाम ही से ही राहत मिल गई। देखिए कितनी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पहले ये नहीं होता था कि लोग साल डेढ़ साल पुराने पर्चे रखते थे, अरे नहीं, पेट पिरात रहा तब की दांव, डॉक्टर जॉन लिखे रहे वही ले आते हैं। तो ये जो कंसल्टेंसी के लिए आदमी देता नहीं था, ये तो अभी इधर बीच ट्रेंड शुरू हुआ है कि हम दवाइयों को नाम से जाने लगे हैं, कहते हैं भैया एक
पैरासिटामोल दे दीजिए और एक एजिथ्रोमाइसिन का पत्ता दे दीजिए। पहले ये होता था ऊपर से दूसरी वाली 5 दिन की दे दो, तीसरी वाली 3 दिन की देना। तो लाल गोली, दवाइयों, पीली गोली। हाँ, तो और दवाइयों के नाम कैनिस्टरों से में या कंटेनरों में जेनेरिक दवाइयां आती थी और वो वितरित की जाती थी। हाँ, तो हालांकि मतलब बहुत मैं अच्छा ये था वो। सिर्फ एक सिरा तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पेशेंट ने खराब हैंडराइटिंग क्यों चुनी होगी। क्या वो लोगों को दवाइयों के नाम से, कि वो नाम से दवाइयां ना जान जाएं, उससे एक अनभिज्ञ रखने की एक कोशिश तो नहीं थी, एक वैसी नहीं, साजिश तो तो नहीं थी? वैसी साजिश मुझे ये लगता है क्योंकि कि फिर वो पेशे तुम्हारे पे मतलब सीधा की असर चीज पड़ने नहीं है। वाली बात है। हाँ, तुम्हारे कॉन्स्पिरेसी मतलब थ्योरी में विश्वास में रखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब तुलसीदास ने रामायण रामचरितमानस लिखी तो उनको सिर्फ इसलिए पेला गया था कि तुमने ऐसी कौन सी भाषा में लिखी, सभ्य पढ़ लेगा यार। हाँ, संस्कृत में था तो ठीक था, है ना, जाति विशेष के लोग ही पढ़ पाते थे। अब कहे तुम इसको इतना पब्लिक बना रहे हो, पब्लिक माल। अगर स्पष्ट लिखने लगेंगे तो हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि केवल डॉक्टर ही है जिसका पढ़ा हुआ, जिसका हाथ से लिखा हुआ आप पढ़ते हैं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि आपके दर्जी, आपके नाई, हजाम, आपके मास्टर, आपके ये इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्टर, आप दवाइयों की बात क्या कर रहे हैं? मैं आपसे गारंटी लेता हूं, चावड़ी बाजार में आप मसाले खरीदिए 12, हाँ, पढ़ नहीं पाएंगे। और आप पढ़ के बता दीजिए कि क्या लिखा है। वकील साहब चिट्ठी लिखते हैं, अगर टाइपिस्ट नहीं हो कचहरी में तो आप पढ़ ही नहीं सकते कि दरख्वास्त आपकी है कि छज्जू भाई की, है ना। वो तो आप अंदाजा लगाते हैं कि इसमें त्रिवेदी लिखा है, हमरे होई। ये बिल्कुल सही एंगल दिया बाबा ने। एक्चुअली हम पढ़ते तो किसी का लिखा हुआ है नहीं। अब तो जैसे पिछली बार हम लोग कह रहे थे ना कि राजनीति में इस तरह से सेक्सिस्ट कमेंट होते हैं, जेंडर को लेकर के इतना बायस है वो, क्योंकि वो बोलते हैं, बाकी लोग बोलते नहीं है, इसलिए वहां दिखाई देता है। उसी तरह से डॉक्टर लिखते हैं, बाकी लोग लिखते नहीं हैं। अरे मैं बहुत श्रद्धा से देखता हूं उन सभी अध्यापकों की तरफ जो तमाम चिड़ी धामला टाइप के स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करते हैं, परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं। ऐसी ऐसी हैंडराइटिंग होती हैं कि जिसके लिए एक उपमा हम लोग के एक मास्टर साहब देते थे कि लगता है कि दवात में एक चींटा गिर गया और फिर उस चींटे को निकाल करके कागज पे रख दिया और चींटा चलता चला गया। कील बिलौटा। हाँ, अब उससे जो बन के कागज पर तैयार हुआ वो भाई साहब की हैंडराइटिंग है, इसलिए आओ तुमको 4 डंडे पड़ेंगे, इतना गंदा क्यों लिखा है। तो इस तरह की उपमेय और उपमान और उत्प्रेक्षाएं जो हैं वो रही हैं। तो बेचारे डॉक्टर एक्सपोज्ड हैं क्योंकि उनको लिखना ही पड़ेगा। कान में किसी के पर्चा बताएंगे, दवा बताएंगे, तो आदमी खरगोश की तरह गुलाटी खाते हुए दुकान तक, मेडिकल स्टोर तक पहुंचेगा और फिर भी दवा नहीं बता पाएगा। तो वो भी लिख रहा है, इसलिए बेचारे एक्सपोज हैं। इसलिए मेरे डॉक्टरों की हैंडराइटिंग से सहानुभूति है। हैंडराइटिंग दरअसल देश भर में सत्यानाशी है। बहुत कम लोग हैं जिनकी हैंडराइटिंग ठीक होती है और पठनीय होती है और उनको समझा जा सकता है। इसी जद्दोजहद से निकलने के लिए मेरे ख्याल में इंसान ने ये सोचा होगा कि हर हरूफ और हर्फ को एक मुकम्मल मानक रूप दिया जाए और उसे छापा जाए। छापने की बेकली इसीलिए आई होगी कि लोग आसानी से पढ़ सकें जो लिखा गया है। आप सोचिए ना कि 80 साल का एक हकीम जब पहले खजूर के पत्तों पे दवाई लिखता रहा होगा, अपने पार्किंसन में दूसरे की कब्जियत की दवा लिखता रहा होगा, तो वो क्या से क्या ही बन जाता होगा। वो शुरू लैटिन में करते रहे होंगे, अपने पार्किंसन में दूसरे की कब्जियत। हाँ, मतलब तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। इसलिए टाइपिंग का आना या स्क्रिप्ट मानकीकरण, भाषा में शब्दों को छापना, चाइनीज लोगों ने बहुत सोच समझ के किया होगा। और इसीलिए देखिए सबसे पहले छपाई चाइना में हुई, क्योंकि सबसे कठिन लिपि उन्हीं की है। जरा सा डिब्बा चौकोर से गोल हुआ नहीं कि शब्द का विशब्द हो जाएगा। हाँ, वो उनका तो सही में लगता है चिट्ठी चल गई थी। चारा सासों की चारा सासी से। ताऊ की टेबल पे पोस्टर लगा है, चींटी चलती है। हाँ। वो एक शेर है ना जॉन एलिया का, बहुत अच्छी पेंटिंग भी है। हालांकि पेंटिंग सभी लोग करते हैं और सभी अच्छे में लगती है, लेकिन वीपी सिंह की तमाम सारी पेंटिंग की कोशिशों में एक अच्छी है जो चींटी वाली है। अच्छा। हाँ, चारा साजों की चारा साजी में। हाँ, जॉन एलिया का है, चारा साजों की चारा साजी से दर्द दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, दवा दो मगर ये बतला दो, मुझको आराम तो नहीं होगा।
ये अगर ना भी बताया जाता कि जॉन एलिया का है तो समझ तो में आ सब जाता समझ कि जाते, हाँ। जॉन एलिया का है। हाँ, लेकिन और- अभी हाल फिलहाल मुझे एक संदर्भ सुनने को मिला जिसमें कि एक डॉक्टर साहब मुझे एक किस्सा बता रहे थे कि कुछ आईआईटी के बच्चों से उनका राब्ता हुआ, उनसे बातचीत हुई और फिर वो बहुत सारी बातें करने के बाद फिर उन्होंने उनको हबीब जालिब की 2-3 लाइनें सुनाई। उसके बाद में उन बच्चों ने कहा कि अच्छा, इस तरह के भी पोएट हैं, इस तरह की भी राइटिंग है। तो तब हमने क्या पढ़ा? तो वो आईआईटी के बच्चे ने कहा कि तब हमने क्या पढ़ा जब हमने, अब फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ और कवि भी बताइए, उनको भी हम पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर उन्होंने 4-5 कवियों के गजलकारों के नाम उन्हें बताए। तो ये तो मसला है भाई साहब कि कई लोग, जॉन एलिया वाले में ये भी मामला है कि उनको कहा कि आजकल एक वो चल रहा है ना कि कहा कि कौन सा क्रिकेटर तुम्हें पसंद है, तो दूसरा से जिससे पूछा जाता है वो कहता है कि मुझे विराट बहुत पसंद है, नहीं मुझे कोहली बहुत पसंद है। तो कहते हैं कि हाँ विराट अच्छा खेलता है, हाँ विराट भी अच्छा खेलता है लेकिन कोहली मुझे बहुत पसंद है। पर इससे मिलता जुलता एक अमीर खुसरो ने लिखा था कि असरे बाली ने मन बरखेज ए नादा तबीब दर्दमंद इश्क रा दारू बजुज दीदार नीस्त। फारसी में था, अजीज मियां उसको कहते हैं कि असरे बाली ने मन बरखेज ए नादा तबीब, तू अच्छा कर नहीं सकता मैं अच्छा हो नहीं सकता। क्या बात। वो डॉक्टर को कह रहा है कि मेरे बालीन, मतलब सरे बालीन, वो मेरे माथे के तकिए से हट जाओ यार दूर, क्योंकि तुम मुझे अच्छा कर नहीं सकते हो, मैं अच्छा हो नहीं सकता। मैं अच्छा हो नहीं सकता। क्या बात। एक वो भी तो है, वो तो बड़ा मशहूर है, शायद शकील बनायोनी का है इसका, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर तेरा क्या भरोसा है चार अगर, ये तेरी नवाजिश मुख्तसर, अगर हैंड राइटिंग को नवाजिश मुख्तसर से मेरा दर्द और बढ़ा न दे, और बढ़ा न दे, बढ़ा न दे। क्या बात। ठीक है, क्या बात। चलिए फिर आज का समेटा जाए। हाँ, जब सब कुछ फैल गया है कम से कम 3 ताल ही समेट लेते हैं। हाँ, कोरोना फैल गया है, आईपीएल फैल गया है, अरे बंगाल चुनाव में फायरिंग हो गई है। ममता दीदी ने बोला था लोगों को सीआरपीएफ को घेर लो, तो उन्होंने घेर भी लिया और सीआरपीएफ ने फायरिंग कर दी। 4 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुखद खबर आ रही है कूच बिहार जिले से। तो 3 ताल के इस एपिसोड में इतना ही है, और गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, कास्ट बॉक्स, जहां भी आप हमें सुनते हैं, या हमारी जो अपनी वेबसाइट है aajtak.in/radio, सुनते रहें और भी लोगों को हमारे बारे में बताएं। सोशल मीडिया पर आप हमारे एपिसोड शेयर कर सकते हैं, जैसा आशीर्वाद जी ने किया। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को सुनवाइए, सब्सक्राइब करवाइए सही लोगों तक जिन्हें आपको लगता है कि जिनकी रुचि इसे सुनने में होगी, जो इस मिजाज और इस मूड के लोग हैं, उन तक ये पॉडकास्ट पहुंचाइए। और तसल्ली से हफ्ते भर थोड़ा थोड़ा करके भी आप हमें सुन सकते हैं। 26 सोशल मीडिया पे हमको फॉलो करें, हमारे आज तक रेडियो के हैंडल को। आप ट्विटर, फेसबुक इत्यादि जगहों पर ढूंढ कर उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जहां पर सुनते हैं वहां पे थोड़ी स्टार रेटिंग दे दें, ताकि आपके दोस्तों और आपके साथियों और दूर दूर तक लोगों तक आपकी बात पहुंच पाए। radio@aajtak.com ये है हमारा ईमेल एड्रेस, radio@aajtak.com। तो यहाँ पर आप हमें चिट्ठियां, ईमेल लिख सकते हैं। आपका कोई भी सलाह हो, सुझाव हो, या कोई सवाल हो, कोई भी अतरंगी सवाल आप पूछना चाहते हैं जो आपको लगता है 3 ताल में डिस्कस होना चाहिए, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि बाबा और ताऊ को जिस पर बात करनी चाहिए, तो आप वो सवाल या विषय भी आप हमें सुझा सकते हैं। अगले शनिवार को फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय में, इस दौर में सबसे बड़ी थ्योरी, सबसे बड़ा वाद मास्कवाद है। मास्क लगाए रहिए, बाकी सारे वाद विवाद में है। एक ही वाद है जो आपको तमाम फसाद, मवाद, विवाद से बचा सकता है, वो है मास्कवाद। मास्क पहन के रहें। बिल्कुल। ताऊ, बाबा और सरदार की ओर से जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।